नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का निर्माण आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पर। और आज हम लोग एफएसओ टेस्ट सीरीज़ के अपने फर्स्ट टेस्ट पेपर का डिस्कशन करेंगे। और इस डिस्कशन में हमारे कक्षा की गति क्या होगी ये मैं आपको पहले बता देना चाहता हूँ कि 100 प्रश्नों की जो हमारी ये सीरीज़ है, इसमें हम जहाँ पे प्रश्नों के विश्लेषण की आवश्यकता होगी वहाँ प्रश्नों का विश्लेषण भी करेंगे, और जिन प्रश्नों में जो ये कहें कि एक्सट्रीम फैक्चुअल हैं, चरम तथ्यात्मक हैं, उन प्रश्नों को हम उत्तर देख के आगे बढ़ते चलेंगे ताकि क्लास की लंबाई ज़्यादा ना हो, ड्यूरेशन ज़्यादा ना हो। ठीक है। और इसके साथ ही इस डिस्कशन में हम ये भी देखेंगे कि हमें एग्ज़ाम हॉल में प्रश्नों को कैसे टैकल करना है, क्योंकि ये पेपर निगेटिव मार्किंग के साथ लिया जा रहा है। तो हमें किन प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास कर रहा है, अगर उत्तर नहीं भी आ रहा है तो, या यूं कहूं कि तुक्का भी हमें किन प्रश्नों में लगाना है और किन प्रश्नों को बिल्कुल छोड़ के स्किप करके आगे बढ़ जाना है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज की अपनी इस डिस्कशन की पहले प्रश्न को। तो हमारा फर्स्ट प्रश्न है या पहला प्रश्न है कि प्राचीन भारतीय ग्रंथ चरक संहिता में भोजन को किस आधार पर वर्गीकृत किया गया है। हमारे विकल्प हैं ए पोषण मूल्यों के आधार पर, बी रंगों के आधार पर, सी रसों के आधार पर, या डी स्वाद के आधार पर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, रसों के आधार पर। चरक संहिता महर्षि चरक द्वारा लिखित एक प्राचीन आयुर्वेदिक ग्रंथ है जिसमें उन्होंने भोजन का हमारे शरीर और मन पर पड़ने वाले प्रभावों के आधार पर वर्गीकरण किया है। और इस वर्गीकरण में उन्होंने 6 रस को आधार बनाकर प्रस्तुत किया है इस वर्गीकरण को। तो जिन 6 रसों का वो उल्लेख करते हैं वो 6 रस इस प्रकार हैं। पहला है मधुर, मतलब कि मीठा। दूसरा है अम्ल, मतलब खट्टा। तीसरा है आपका लवण यानी नमकीन। चौथा है तिक यानी कड़वा। और पांचवा है आपका कटु यानी कि तीखा। और छठवा है कसाय यानी कि कसैला। इन सभी रसों का हमारे शरीर पर अलग अलग प्रभाव पड़ता है। जैसे मधुर या मीठा जो हम कहें तो ये हमें पोषण या ऊर्जा देने का कार्य करता है। अम्ल पाचन में मदद करता है। ठीक है। इसी प्रकार से जो लवण है वो हमारे शरीर में तरल पदार्थों को संतुलित करने का कार्य करता है। ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किस पोषक तत्व की संरचना में नाइट्रोजन अनिवार्य रूप से पाया जाता है। हमारे विकल्प हैं ए प्रोटीन, बी विटामिन, सी वसा और डी कार्बोहाइड्रेट। तो बहुत ही आसान नेचर का ये प्रश्न था और एकदम फैक्चुअल है। आसान इसलिए कि जब आप पोषक तत्वों वाला चैप्टर पढ़ते हो तो उसमें ये पहली ही लाइन में मिल जाएगा जब प्रोटीन आप पढ़ोगे तो इसका सही उत्तर है प्रोटीन। प्रोटीन में नाइट्रोजन अनिवार्य रूप से पाया जाता है, क्योंकि आपने भी पढ़ा ही होगा कि प्रोटीन जो है वो किससे मिलकर बनता है। तो प्रोटीन मिलकर बनता है एमिनो एसिड से। ठीक है। और एमिनो एसिड में जो अमीन समूह होता है उसमें आप देखते हो कि नाइट्रोजन तो अनिवार्य रूप से होता ही है। ये एमीन समूह NH2 देखिए, इसमें नाइट्रोजन है। तो इसका सही उत्तर है प्रोटीन। देखते हैं अब हम अगला प्रश्न क्या है। तो हमारा तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमें ऐसे प्रश्न को भी टैकल करके चलना है कि 2 या 3 आपको स्टेटमेंट दे देंगे, उसके नीचे फिर इंस्ट्रक्शन देंगे और इस इंस्ट्रक्शन को हमको, इन निर्देशों को बड़े ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि यहीं पे सिली मिस्टेक हो जाती है। तो चलिए देखते हैं, सॉल्व करने का प्रयास करते हैं इस प्रश्न को। हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और हमारा पहला स्टेटमेंट है, आंशिक रूप से किण्वित चाय को उलोंग कहा जाता है। दूसरा स्टेटमेंट है, दूध की स्किमिंग करने से वसा की मात्रा में बदलाव होता है। अब इंस्ट्रक्शन क्या दिया गया है हमें, ये देखते हैं।
नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा या से कथन सत्य है या है। हमसे क्या पूछा है, कौन सा कथन सही है, ये आपको हमेशा मार्क करके रखना है। ठीक है, तो अब देखते हैं हमारे विकल्प क्या हैं। ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक व दो दोनों सत्य हैं और डी इनमें से कोई नहीं। तो पहले हम अपने कथन से ही अपने उत्तर की पुष्टि करेंगे। ठीक है, तो पहला कथन कह रहा है आंशिक रूप से किण्वित चाय को उलोंग कहा जाता है। अब ये उलोंग क्या है, तो उलोंग एक चीनी मूल की चाय है, यानी चाइनीज चाय है। ठीक है, ये अपने को याद रखना है। जो किससे बनती है, तो ये कैमेलिया साइनेंसिस नामक एक प्लांट होता है, उस प्लांट की पत्तियों से बनाई जाती है। और जब कैमेलिया साइनेंसिस प्लांट की पत्तियों से चाय बनाने की जो प्रोसेस है, उसमें उसकी पत्तियों को पूरी तरह से ऑक्सीकृत नहीं किया जाता, बल्कि आंशिक रूप से ऑक्सीकृत करके इस चाय को बनाया जाता है। यानी कि हमारा पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सत्य है। माफ कीजिएगा। दूसरा, दूध की स्किमिंग करने से वसा की मात्रा में बदलाव होता है। तो स्किमिंग क्या है, पहले ये हम देखते हैं। स्किमिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिससे दूध में से वसा की मात्रा को अलग किया जाता है या हटाया जाता है। तो ये कथन भी बिल्कुल सत्य है, क्योंकि जब हम दूध से वसा को अलग कर देंगे तो पहले दूध में जो वसा की मौजूद मात्रा थी वो अगर उससे हट गई तो उसकी मात्रा में परिवर्तन हुआ या नहीं, बदलाव हुआ या नहीं। इस आधार पे ये ऑप्शन भी बिल्कुल सत्य है, ये सेंटेंस भी बिल्कुल सत्य है। तो हमारा सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, एक व दो दोनों सत्य हैं। अब मैं स्किमिंग की अगर थोड़ी सी और बात करूं तो आप गांव में देखे होंगे, हमारी दादी जी या नानी जी जब कभी दही से छाछ बनाने की प्रक्रिया को अपनाते थे तो उसमें एक चार्मिंग यानी मथानी हुआ करती थी, जिसका प्रयोग करके वो मक्खन को अलग करते थे। तो वो इससे मिलता जुलता उदाहरण है। ठीक है, अब हम देखते हैं अपना अगला प्रश्न। तो हमारा ये प्रश्न रहा आपके सामने। प्रश्न है खाद्य सुदृढ़ीकरण यानी कि फूड फोर्टिफिकेशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन असत्य है या है। अब इसको बड़े ध्यान से देखना है, सत्य पूछा है या असत्य पूछा है, क्योंकि अगर यहाँ पे हम सिली मिस्टेक करेंगे और हमारा प्रश्न गलत होगा तो ना सिर्फ ये होगा कि हमें इस प्रश्न के अंक नहीं मिलेंगे, बल्कि हमारे सही प्रश्न में से भी एक अतिरिक्त अंक काट लिया जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमारे विकल्प क्या हैं। तो पहला है खाद्य सुदृढ़ीकरण से ऐतिहासिक साक्ष्य, यहाँ से की जगह के होना चाहिए, और यहाँ पे आहार को आप लोग बालाथल समझेंगे। दरअसल ये राजस्थान एफएसओ 2019 का एक प्रश्न है और दूसरा वाला भी वहीं का प्रश्न है, जी इन दो प्रश्नों को मिलाकर हमने एक प्रश्न बनाया है। तो पहला स्टेटमेंट है या कथन है कि खाद्य सुदृढ़ीकरण के ऐतिहासिक साक्ष्य बालाथल से प्राप्त हुए हैं। बालाथल क्या है, ताम्रपाषाणकालीन स्थल है। दूसरा क्या है, खाद्य पैकेज पर +F चिन्ह फोर्टिफाइड खाद्य पदार्थों को दर्शाता है। और तीसरा क्या है, खाद्य पदार्थों के पोषण मूल्य को बढ़ाने के लिए प्रयुक्त प्रक्रिया का नाम जैव आवर्धन है। तो और विकल्प डी है उपर्युक्त सभी। तो हम देखते हैं कि कौन सा हमारा कथन जो है या विकल्प जो है वो असत्य है। तो वैसे जो फूड फोर्टिफिकेशन की प्रक्रिया है 20वीं शताब्दी में स्टार्ट हुई, लेकिन अब चूंकि ये राजस्थान एफएसओ का पीवाईक्यू है और उन्होंने यह उत्तर माना है कि शुरुआत अगर इसकी पूछी जाए तो बालाथल नामक ताम्रपाषाणकालीन स्थल से हुई थी। तो ये बिल्कुल सही है। और दूसरा फोर्टिफाइड खाद्य पदार्थों को ये +F का साइन दर्शाता है, उन पे +F का साइन बना रहता है उनके पैकेट पे। ठीक है, अब तीसरा ये कह रहा है कि खाद्य पदार्थों में पोषण मूल्यों को बढ़ाने की प्रक्रिया जैवावर्धन है। तो ये आपका गलत विकल्प है, गलत कथन है, क्योंकि
पोषण मूल्यों को बढ़ाने की प्रक्रिया को खाद्य सुदृढ़ीकरण कहेंगे हम, ना कि जैव आवर्धन। ठीक है, जैव आवर्धन क्या है? तो जैव आवर्धन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से खाद्य श्रृंखला में विषाक्त पदार्थों की मात्रा बढ़ती जाती है। ठीक, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन सी। ठीक है, हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। और हमारा अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। वैदिक शब्दावली के अनुसार खाद्य पदार्थों के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। एक साइड आपको वैदिक शब्दावली दी गई है और दूसरे साइड वर्तमान में हम जिन खाद्य पदार्थों का उपयोग करते हैं और उन्हें जिन नामों से जानते हैं वो नाम दे दिए गए हैं। ठीक है, अब हमें इसको मैच करना है कि सही मैचिंग कौन सा है। ठीक, तो अपूप एक साइड दिया है, दूसरी साइड रोटी, फिर इधर अनूप दिया है, इधर पुआ है, मंद, उड़द, माड़, धान का सत्तू। तो आइए इसको हम सही उत्तर तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। तो अपूप कहा जाता था पुआ को, अनूप कहा जाता था रोटी को, मंद कहा जाता था धान के सत्तू को और माड़ कहा जाता था उड़द को। ये मैच हो गई। अब देखते हैं कि सही विकल्प कौन सा होगा, यानी कि ए का क्या होगा? 2 और कहाँ है? बी ऑप्शन में है। देखते चलेंगे दोनों को साथ में। और 2 का होगा, बी का होगा 1, यहां भी है। सी का होगा 4, हाँ, अब ये अपना उत्तर मिल गया। और डी का 3, तो ऑप्शन ए सही उत्तर है। ठीक है, तो अब आप लोग इसको याद रखेंगे। अब हम बढ़ते हैं आज के अपने अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ये नहीं शब्द जरूर आपको देखना है ताकि एग्जाम हॉल में आपसे कोई सिली मिस्टेक ना हो। क्लियर? तो देखते हैं हमारा प्रश्न क्या है। एक साइड हमें भोजन दिया गया है और दूसरे साइड हमें क्षेत्र दिया है। यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश ऑब्लिक राज्य कर लें या कि क्षेत्र ही उसको एक समझे इन दोनों की जगह पे। तो एक साइड भोजन है, जैसे ऑप्शन ए पे है मोदक पुलाव जम्मू कश्मीर, सांपा थुकपा लद्दाख, बाजरे की खिचड़ी पंजाब, रुगरा झारखंड। अब हमें यह दिखाना है, बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें ऑप्शन सी ये सही सुमेलित नहीं है। क्यों? वो इसलिए कि बाजरे की खिचड़ी जो है वो हरियाणा की प्रमुख खाद्य पदार्थ है, ना कि पंजाब का। पंजाब का तो मक्के दी रोटी एंड सरसों दा साग है। ठीक है, और रुगरा झारखंड का प्रमुख खाद्य पदार्थ है। रुगरा क्या है? एक जंगली मशरूम है जिससे करी बनाई जाती है। क्लियर? अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और ये काफी सरल प्रश्न है। अनाज, आलू और पास्ता समूह किसका अच्छा स्रोत है? हमारे विकल्प हैं ए कार्बोहाइड्रेट, बी विटामिन सी, सी कैल्शियम और डी विटामिन डी। तो इसका सही उत्तर होगा ए। ये सब जानते हैं। आपको मान लीजिए कि पहला और दूसरा इसमें कुछ कंफ्यूजन भी होता शब्द में, तो आलू से सिर्फ एकमात्र शब्द था आलू, जिसके आधार पे आप इस प्रश्न के सही उत्तर तक पहुंच सकते थे। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट हमें किससे मिलता है? अनाज से भी मिलता है, आलू से मिलता है, पास्ता से मिलता है। विटामिन सी नहीं मिलता। ठीक, अब हम बढ़ते हैं आज के अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, खाद्य घटक जो स्वास्थ्य को बनाए रखने और शरीर के विकास में योगदान करने के लिए आवश्यक है, उन्हें कहा जाता है। एक प्रकार से यह कह रहा है प्रश्न कि ऐसा खाद्य घटक जो हमें स्वस्थ बनाए रखने के लिए और हमारे शरीर को विकसित करने में सहायक होता है, वह खाद्य घटक कौन सा है निम्न में से? तो ए स्टार्च, बी पोषक तत्व, सी विटामिन और डी स्कर्वी। तो इसका सही उत्तर होगा पोषक तत्व, क्योंकि स्टार्च और विटामिन, कार्बोहाइड्रेट ये सभी पोषक तत्व के ही उदाहरण हैं। तो पोषक
तत्व एक व्यापक अवधारणा हो गई और ये उसके अंदर आने वाले तत्व हो गए। ठीक है, स्टार्च क्या है? तो स्टार्च जो है पौधों में पाए जाने वाला एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। और विटामिन तो आप जानते ही हैं, स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या है? विकल्प बी, पोषक तत्व। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। कार्बोहाइड्रेट का ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या दर्शाता है या क्या है? तो ये हमें बताना है कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो होता है कार्बोहाइड्रेट का, वो होता क्या है। हमारा विकल्प देखते हैं क्या क्या है। तो हमारे विकल्प में पहला विकल्प है, यह दर्शाता है कि इसे किस अन्य पोषक तत्व के साथ लिया जा रहा है। बी, यह दर्शाता है कि कार्बोहाइड्रेट कितनी जल्दी रक्त शर्करा के स्तर को बढ़ाता है। सी, यह दर्शाता है कि कार्बोहाइड्रेट कितनी जल्दी पचता है। डी, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, ग्लाइसेमिक इंडेक्स। यह हमें यह बताता है या यह दिखाता है कि हमारी बॉडी में जो ब्लड में शुगर का लेवल है वह कितना जल्दी बढ़ता है। इस चीज की जानकारी हमें किससे होती है? तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स से होती है। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। हमारा अगला प्रश्न है, खाद्य अनुप्रयोग के लिए सबसे महत्वपूर्ण सेल्यूलोज व्युत्पन्न क्या है? यानी कि खाद्य में उपयोग करने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण सेल्यूलोज से उत्पन्न घटक है वो क्या है, तत्व है वो क्या है? ए, कार्बोक्सी मिथाइल सेल्यूलोज। बी, माइक्रोक्रिस्टलीय सेल्यूलोज। सी, हाइड्रोक्सी होना चाहिए यहाँ पे, प्रोपाइल मिथाइल सेल्यूलोज। और डी, मिथाइल सेल्यूलोज। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, कार्बोक्सी मिथाइल सेल्यूलोज। कार्बोक्सी मिथाइल सेल्यूलोज क्या है? तो यह सेल्यूलोज का एक व्युत्पन्न है जो प्राकृतिक सेल्यूलोज से हमें प्राप्त होता है। और यह है क्या? तो यह एक प्रकार का खाद्योजक है, फूड एडिटिव्स है, जो कि खाद्य पदार्थों में स्थिरता, बनावट एवं उनकी सेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए जिम्मेदार होता है। क्लियर? अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो ये रहा 11वां प्रश्न आपके सामने। मानव शरीर के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? बहुत ही सिंपल प्रश्न है ये। हमारे विकल्प हैं, ए, प्रोटीन। बी, विटामिन। सी, कार्बोहाइड्रेट। और डी, खनिज। तो मानव शरीर के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? मानव शरीर के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत ऑप्शन सी, कार्बोहाइड्रेट हैं। विटामिन और प्रोटीन ये दोनों पोषक तत्व हमारे शरीर की वृद्धि एवं विकास के लिए उपयोगी होते हैं। ठीक है, और खनिज चयापचय की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्लियर? ये चीजें आपको याद रखनी है। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। शरीर में उचित द्रव संतुलन बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण खनिज है। ए, आयरन। बी, कैल्शियम। सी, सोडियम। और डी, जिंक। तो इसका सही उत्तर है सी, सोडियम। सोडियम एक ऐसा पोषक तत्व है जो कि हमारे शरीर में तरल द्रव जो होते हैं, यानी कि अम्ल और क्षार, तो अम्लीय और क्षारीय स्थिति के मध्य ये संतुलन बनाने का कार्य करता है। और इसका संश्लेषण हमारे शरीर में होता नहीं है, बल्कि इसे हमें बाहर से आहार के रूप में ग्रहण करना पड़ता है। और ये हमें एक यौगिक से मिलता है। वो यौगिक क्या है? साधारण नमक, NaCl। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। बहुत ही इजी प्रश्न था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत का पहला फल और सब्जी प्रसंस्करण कारखाना कब स्थापित किया गया? अब देखिए, ये जो प्रश्न है ये एक्सट्रीम फैक्चुअल लेवल है का प्रश्न है। अगर ये आपसे बन रहा है तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, नहीं बन रहा है तो आप इसको सॉल्व करने का प्रयास बिल्कुल नहीं करेंगे, बल्कि स्किप करेंगे, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमें एक अंक दे भी सकता है, 3 अंक दे भी सकता है, लेकिन एक अंक हमारा ले भी जा सकता है। तो हम तुक्का कहाँ लगाएंगे? जहां हमें एक से अधिक विकल्पों में कंफ्यूजन की स्थिति होगी
क्यों, ऐसा क्यों? वो इसलिए कि वो कहीं ना कहीं सही होने के की जो प्रायिकता है उन प्रश्नों की वो अधिक है, क्योंकि ऐसे प्रश्न हम पहले से पढ़े होते हैं और वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में सेव होते हैं, इसलिए ऐसी उलझनें हमारे सामने आती हैं। ठीक है, हम देखते हैं ये हमारा प्रश्न क्या कह रहा है। तो प्रश्न है, भारत का पहला फल और सब्जी प्रसंस्करण कारखाना कब स्थापित किया गया? ए वर्ष 1935, बी वर्ष 1945, सी वर्ष 1955 या डी वर्ष 1965। तो इसका सही जवाब होगा ए वर्ष 1935। वर्ष 1935 में बॉम्बे में, कहां पर? बॉम्बे में, वर्तमान मुंबई, ठीक है, वर्तमान मुंबई में पहला फल और सब्जी प्रसंस्करण कारखाना स्थापित किया गया था। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न भी इसी प्रकृति का है, इसी नेचर का है, उसको भी सॉल्व करने का प्रयास करते हैं हम। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान की स्थापना कहाँ की गई थी? ए लुधियाना, बी त्रिवेंद्रम, सी मैसूर, डी लखनऊ। तो इसका सही उत्तर है मैसूर। अगर आपको पता है तो ठीक, नहीं स्किप करेंगे। और इस जो केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान है, इसकी स्थापना मैसूर में कब? 1950 में की गई थी। इसको स्थापित करने के पीछे सरकार का क्या उद्देश्य रहा होगा? तो इसको स्थापित करने के पीछे सरकार का उद्देश्य था कि खाद्य प्रौद्योगिकी उद्योगों एवं उनसे जुड़ी समस्याओं के बारे में अनुसंधान करना। क्लियर? अब देखते हैं अगला प्रश्न। तो ये रहा आपका अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर। डिब्बाबंद खाद्य संरक्षण विधि का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया था? अब आप पढ़ते आ रहे हैं, क्लासेस लेते आ रहे हैं, या किसी नॉर्मल सी बुक में भी पढ़ रहे हैं एफएसओ के लिए, तो उस लिहाज से ये बहुत ही आसान प्रश्न है। और हमारे विकल्प हैं लुई पास्चर, निकोलस एपर्ट, वाल्टर हेसे और नॉर्मन बोरलॉग। तो इसका सही उत्तर है निकोलस एपर्ट। डिब्बाबंद खाद्य संरक्षण विधि यानी कि खाद्य पदार्थों को एक डिब्बे में बंद करके संरक्षित करने की जो विधि है, जैसे अचार वगैरह को संरक्षित रखा जाता है, तो इसका आविष्कार निकोलस एपर्ट ने किया था। कब किया था ये याद रखना है, 1804 में किया था। इस कार्य के लिए इनको 1809 में अवार्ड भी मिला था। ठीक है, अवार्ड भी मिला था। और जब इनको अवार्ड मिल गया तो ये बोले कि अब तो चीजें मैं अपने तक ही सीमित क्यों रखूं, इस विधि में कैसे संरक्षित की जाती है चीजों को, ये मैं दुनिया के सामने लाना चाहता हूं। तो फिर समय आता है 1810 का, और ये अपनी एक बुक पब्लिश करते हैं जिसका नाम था द आर्ट ऑफ प्रिजर्विंग एनिमल एंड वेजिटेबल सब्सटेंस फॉर मेनी ईयर्स। क्लियर? क्या नाम था बुक का? एक बार और लिख दे रहा हूं मैं आपकी स्क्रीन पर ताकि आपको भी क्लियर रहे। द आर्ट ऑफ प्रिजर्विंग एनिमल एंड vegetable substances for many years। इसके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि इस बुक में उन्होंने यह बताया कि जो जानवरों और शाक यानी पेड़ पौधों से उत्पन्न खाद्य पदार्थ हैं उनको लंबे समय तक कैसे संरक्षित रखा जाए। क्लियर? अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और ये रहा आपका अगला प्रश्न। खाद्य पदार्थों को दबाव के माध्यम से पकाने का पहली बार प्रयास किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था? पीटर डुरंट, वाल्टर हेसे, सी पॉपिन और डी एपर्ट। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, यह भी फैक्चुअल नेचर का प्रश्न है, डेनिस पॉपिन के द्वारा।
कब किसके द्वारा किया गया? दबाव के माध्यम से, प्रेशर के माध्यम से फलों को या खाद्य पदार्थों को पकाने का पहला प्रयास तो डेनिस पापिन के द्वारा किया गया। क्लियर? इस चीज को आप याद रखेंगे। और ये फैक्चुअल नेचर का ही प्रश्न था आपका, और उन्होंने एक्चुअली 1861 में ये पहला प्रयोग अपना किया था, और ये एक फ्रांसीसी खाद्य विज्ञानी थे। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। फलों के रस के शुद्धिकरण में प्रयुक्त एंजाइम है प्रोटीज, ट्रिप्सिन, सेल्यूलोज, पेक्टिनेज। मतलब प्रश्न ये कह रहा है कि जो फल के रस होते हैं उनको शुद्ध करने के लिए हम किस एंजाइम का प्रयोग करते हैं? तो पेक्टिनेज का प्रयोग हम करते हैं। ये बात हमको याद रखनी है, ठीक है। पेक्टिनेज है क्या? तो पेक्टिनेज एक ग्रुप ऑफ एंजाइम होता है, यानी कि एंजाइमों का समूह होता है। और ये करता क्या है? तो ये पेक्टिन नामक जो जटिल पॉलीसैकेराइड होती है उसको ब्रेक डाउन करने का कार्य करता है, यानी तोड़ने का काम करता है। क्लियर? ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, और ये रहा आपका अगला प्रश्न स्क्रीन पर। लाइसिन और ट्रिप्टोफैन हैं ए प्रोटीन, बी गैर आवश्यक एमिनो एसिड, सी आवश्यक एमिनो एसिड, या डी इनमें से कोई नहीं। हमको यह बताना है कि लाइसिन और ट्रिप्टोफैन है क्या। क्लियर? तो इसका सही जवाब है आवश्यक एमिनो एसिड, यानी कि लाइसिन और ट्रिप्सिन क्या हैं? आवश्यक एमिनो एसिड हैं। आवश्यक एमिनो एसिड ऐसे पोषक तत्व होते हैं जिनका संश्लेषण हमारी बॉडी में नहीं होता, बल्कि उन्हें हमें अन्य आहार के माध्यम से ग्रहण करना पड़ता है। क्लियर? हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, और हमारा प्रश्न है उज्जवनी का संबंध किससे है? ए सामूहिक भोजन से, बी महुआ से, सी बासी भोजन से, या डी बीजों की रोटी से। तो उज्जवनी के बारे में पहले हम कुछ जान लेते हैं, फिर अपने उत्तर तक पहुंचने का प्रयास करेंगे। दरअसल भील जनजातियों में अनावृष्टि के दौरान, अनावृष्टि का मतलब होता है कि जब वर्षा बिल्कुल ना हो, यानी कि वो एक्सट्रीम लेवल जब सूखे की स्थिति उत्पन्न हो जाए, तो उस समय भील जनजाति के लोग, उनका पूरा कबीला या समुदाय इकट्ठा होकर एक साथ भोजन करता है और उसे उज्जवनी के नाम से जाना जाता है। यानी कि इसका सही जवाब होगा सामूहिक भोजन से। फैक्चुअल प्रश्न था। आगे बढ़ते हैं। मोंचर घोटो किस राज्य का शाकाहारी व्यंजन है? ए पश्चिम बंगाल, बी झारखंड, सी सिक्किम, डी असम। मोचर घोटो ये है क्या? तो ये एक शाकाहारी व्यंजन है, ये हमें प्रश्न में ही पता चल रहा है। अब किस राज्य का है ये हमें पता होगा तो हम सॉल्व करेंगे, और नहीं तो फिर हम करेंगे क्या? सीधा इस प्रश्न को स्किप करेंगे, इसमें रिस्क नहीं लेंगे, क्योंकि ऐसे प्रश्न हमारे जनरली गलत होंगे ही और हमें कहीं ना कहीं एक अंक का नुकसान देंगे। क्लियर? तो इसका सही उत्तर होगा पश्चिम बंगाल। मोंचर घोटो पश्चिम बंगाल राज्य का शाकाहारी व्यंजन है, जो कि केले के फूल से बनाया जाता है। ये आपको याद रखना है कि अगले बार कहीं ये प्रश्न ना आ जाए कि केले के फूल से बनाया जाने वाला शाकाहारी व्यंजन कौन सा है। प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है। क्लियर? अब हम देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। यह भी फूड फोर्टिफिकेशन से ही संबंधित प्रश्न है और बहुत ही इजी प्रश्न है। इसको तो लगभग हर बच्चे को, हर अभ्यर्थी को अटेंड करना ही चाहिए और सही सही अटेंड करना चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल सतही लेवल का प्रश्न है। तो देखते हैं हमारा प्रश्न क्या है। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। सूखा मिलाना, जलीय विलयन, आसंजन, लेपित या पॉलिश करना। अब इंस्ट्रक्शन क्या दी गई है उसको ध्यान पूर्वक देखना है। उपर्युक्त में से कौन सी खाद्य सुदृढ़ीकरण यानी कि फूड फोर्टिफिकेशन की प्रमुख विधियां हैं? हमें 4 विकल्प दिए गए हैं, 4
मतलब शब्द दे दिए गए हैं और पूछ रहे हैं विधियों के नाम देके कि एक फूड फोर्टिफिकेशन की इनमें से कौन कौन सी विधियां हैं और कौन सी नहीं है, वो हमें बताना है। तो हमारे विकल्प हैं ए 1, 2 और 3, बी 1, 2 और 4, सी 2, 3 और 4 और डी उपर्युक्त सभी। तो ये आप सब जानते हैं, बहुत ही इजी प्रश्न है। ये चारों ही फूड फोर्टिफिकेशन की विधियां हैं। जैसे सूखा मिलाना, सूखा मिलाना में कि सूखे खाद्य पदार्थों के पाउडर में हम जब कुछ चीजें मिलाकर उसको फोर्टिफाइड करते हैं तो सूखा मिलाना विधि कहलाती है। ठीक है, जैसे गेहूं के आटे को आयरन और फोलिक एसिड से जब हम फोर्टिफाइड करेंगे तो वो सूखा मिलाने के विधि के अंतर्गत आएगा। जलीय विलयन, जलीय विलयन में जो पोषक तत्व होते हैं उनको जल के घोल में मिलाकर फिर हमारे पेय पदार्थों या खाद्य पदार्थों को फोर्टिफाइड किया जाता है। इसमें कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, यानी कि पेय, ना केवल कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक जो भी हैं, जितने भी पेय हैं, चाहे वो जूस वगैरह हों, उन सबको भी फोर्टिफाई किया जाता है। आसंजन, आसंजन का सीधा सा मतलब है चिपकाना। तो खाद्य पदार्थों के कणों को खाद्य पदार्थों में मतलब जो पोषक तत्व होते हैं उनके कणों को इसमें चिपकाया जाता है। और हमारा अगला ऑप्शन क्या, अगली विधि कौन सी है? लेपित या पॉलिश करना। तो इस पे क्या है, पोषक तत्वों की परत चढ़ाई जाती है और इस तरीके से चढ़ाई जाती है कि धुलने के बाद भी या प्रसंस्करण के दौरान भी वो नष्ट ना हो। क्लियर? इसका सही उत्तर होगा उपर्युक्त सभी। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यह भी एकदम फैक्चुअल प्रश्न है। ताड़ी निम्नलिखित में से किस जनजाति का मुख्य पेय पदार्थ है? गोंड, भील, भारिया, कोरकू। तो ये तो आपने पीएससी के एग्जाम या अन्य भी जो एमपी का एग्जाम दे रहे हैं या कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, जनजातियों के बारे में पढ़ रहे हैं, तो यहां ये प्रश्न जरूर आता होगा। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है भील जनजाति। ताड़ी जो है, ताड़ के वृक्ष से बनाया जाने वाला एक पेय पदार्थ है जो भील जनजातियों का पेय पदार्थ है। और भील जनजातियों का प्रमुख भोजन जैसे रबड़ी हो गई, मकई हो गई, है ना, ये याद रखना है आपको अगर प्रमुख भोजन की बात करें तो। और गुड़ भात्या करके एक इनका खाद्य पदार्थ होता है। तो ये भी एकदम सरल और ये यूं कहें कि जिसे नहीं पता है तो इसकी करने योग्य प्रश्न था। अगला प्रश्न है, रासायनिक खाद्य परिरक्षक के संदर्भ में असत्य कथन बताइए। अब यहाँ पे मार्क करके देखना है कि सत्य पूछ रहा है या असत्य। सिली मिस्टेक हमें नहीं करनी है। क्लियर? अब हमें 4 विकल्प दिए गए हैं। हमारा पहला विकल्प है बेंजोएट और सोर्बेट अम्लीय माध्यम में प्रभावी होते हैं। इनका उपयोग फलों के पेय व पाश्चुरीकृत पेय पदार्थों में होता है। विकल्प बी है नाइट्राइट्स प्रसंस्कृत मांस को संरक्षित करने में उपयोग नहीं किया जाता है। अगला विकल्प है सोर्बिक एसिड और सोर्बेट्स गैर विषैले और शरीर द्वारा चयापचयित होते हैं। और अगला विकल्प है बेंजोइक एसिड का उपयोग जैम, जेली, अचार आदि खाद्य पदार्थों के संरक्षण के लिए किया जाता है। तो इसमें जो असत्य कथन है वो है ऑप्शन बी कि नाइट्राइट्स प्रसंस्कृत मांस को संरक्षित करने में उपयोग नहीं किया जाता है। तो ये बिल्कुल गलत कथन है, क्योंकि नाइट्राइट्स का उपयोग करके हम मांस को संरक्षित करते हैं। ठीक है, कौन से मांस को? जो प्रोसेस्ड मांस होते हैं, प्रोसेस्ड मीट, प्रसंस्कृत मांस। ठीक है, हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। और एक फिर से फैक्चुअल और स्किप करने योग्य प्रश्न है आपके सामने। देखते हैं प्रश्न क्या है। चाक हाओ खीर यानी काले चावल का हलवा किस राज्य की पारंपरिक मिठाई है? अब हमारे विकल्प हैं ए मणिपुर, बी मेघालय, सी मिजोरम या डी त्रिपुरा। अब ये प्रश्न ऐसे होते हैं कि हमें लगभग
हर स्टेट के खाद्य पदार्थ, उनकी पारंपरिक मिठाई पे पदार्थ याद तो नहीं होते हैं। याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो यहाँ पे हमें तुक्का नहीं लगाना है, बल्कि स्किप करके आगे बढ़ जाना है। क्लियर? तो इसका उत्तर होगा मणिपुर। चाक हाओ खीर या काले चावल का जो हलवा है वो मणिपुर राज्य की पारंपरिक मिठाई है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बी समूह विटामिन हमारे शरीर में संग्रहित किया जा सकता है? प्रश्न का कहने का मतलब यह है कि विटामिन बी ग्रुप का कौन सा विटामिन है जो हमारे शरीर में स्टोर किया जा सकता है। हमारे विकल्प हैं विटामिन बी1, विटामिन बी2, विटामिन बी6, विटामिन बी12। तो इसका सही उत्तर होगा विटामिन बी12। विटामिन बी12 जिसका रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन है, ये हमारे शरीर में या यकृत में वर्षों तक स्टोर किया जा सकता है। क्लियर? अन्य विटामिन के बारे में देखते हैं तो विटामिन बी1 का रासायनिक नाम क्या है? थायमिन है, ये आप सबको पता ही होगा। और इसकी कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो इसकी कमी से होने वाला रोग बेरी है। क्लियर? फिर है विटामिन बी2। तो अगर हम विटामिन बी2 की बात करें तो इसका रासायनिक नाम क्या है? इसका रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। क्या नाम है? राइबोफ्लेविन। ये आपको याद रखना है। और इसकी कमी से क्या होता है? तो आंखों में जलन होती है, जीभ में सूजन होती है। ठीक है? क्लियर? विटामिन बी6, विटामिन बी6 का नाम क्या है? तो पायरिडॉक्सिन है इसका रासायनिक नाम। क्या है रासायनिक नाम बी6 का? पायरिडॉक्सिन। ये बहुत ही सिंपल चीजें हैं जो आपको रटी हुई हैं और रटी होनी भी चाहिए। पायरिडॉक्सिन, इसकी कमी से क्या होता है? तो इसकी कमी से अवसाद, चिड़चिड़ापन, त्वचा संबंधी समस्याएं इत्यादि होते हैं। ठीक, अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो ये रहा आपका अगला प्रश्न और ये भी बेहद आसान प्रश्न है। ठीक है, जो हर बच्चे से बनना चाहिए। दूध में आमतौर पर फोर्टिफिकेशन के उद्देश्य से कौन सा विटामिन मिलाया जाता है? विटामिन सी, विटामिन बी12, विटामिन डी, विटामिन ई। बिल्कुल फैक्चुअल नेचर का और आसान सा प्रश्न है। आपको याद रखना है कि जो दूध होता है, दूध को विटामिन ए और विटामिन डी से फोर्टिफाई किया जाता है। क्लियर? अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, फिर से वही विचार करने वाला, और स्टेटमेंट दिए हैं फिर विकल्प दिए हैं, इनको हमको बड़े ध्यान से देखना है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, भोजन में प्राकृतिक स्तर को बनाए रखना। दूसरा स्टेटमेंट है सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करना। तीसरा स्टेटमेंट है प्रसंस्करण के दौरान नष्ट हुए पोषक तत्वों को सामान्य स्तर पर बहाल करना। और चौथा स्टेटमेंट है भोजन को अपने आप में पूर्ण बनाना। अब हमें ये नहीं पता है, इतना पढ़ के हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि करना क्या है। इसके लिए हम इंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे। उपर्युक्त में से कौन सा या से खाद्य सुदृढ़ीकरण के उद्देश्य है या हैं? अब समझ में आ गई बात कि ऊपर जो चारों स्टेटमेंट दे दिए गए हैं उनमें से फूड फोर्टिफिकेशन का जो ऑब्जेक्टिव है, उद्देश्य है, तो वो कौन कौन से स्टेटमेंट के माध्यम से पूरा हो रहा है। हमारे विकल्प हैं ए 2, 3 और 4, बी 1, 2, 3 और 4, सी 1, 2 और 3 और डी 1, 3 और 4। एक बार हम और विकल्पों को देखते हैं फिर उत्तर तक पहुंचेंगे। भोजन में प्राकृतिक स्तर को बनाए रखना, तो बिल्कुल सही बात है। फूड फोर्टिफिकेशन का यह उद्देश्य है कि भोजन में पोषक तत्वों का जो प्राकृतिक स्तर था वो अभी भी बना रहे। ठीक है, यानी कि फूड फोर्टिफिकेशन के बाद या प्रसंस्करण के बाद भी। सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करना, हाँ, फोर्टिफाइड फूड देकर, यानी पोषण आहार युक्त भोजन सभी के लिए उपलब्ध कराएंगे हम, तो सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार तो होगा ही। तो इसका ये उद्देश्य भी बिल्कुल सही है। फिर तीसरा है प्रसंस्करण के दौरान नष्ट हुए पोषक तत्व को सामान्य स्तर पर बहाल करना। बिल्कुल
हम भोजन को इस प्रकार से फोर्टिफाई करें कि जब फूड प्रोसेसिंग के दौरान पोषक तत्व जो नष्ट भी हो गए थे तो उनको एक जनरल यानी कि सामान्य स्तर पर, जनरल लेवल पर बहाल किया जा सके, उनकी पुनर्बहाली किया जा सके, पुनर्प्राप्ति किया जा सके। ये भी बिल्कुल सही है, यानी है ये फूड फोर्टिफिकेशन का उद्देश्य। और जब ये सारी चीज़ें रहेंगी, उसमें पोषक तत्व रहेंगे, सारे डायमेंशंस कवर रहेंगे, तो भोजन तो अपने आप में पूर्ण होगा ही। तो भोजन को पूर्ण बनाना, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1, 2, 3 और 4 यानी कि उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस खाद्य उत्पाद को आयरन और फोलिक एसिड से फोर्टिफाई किया जाता है? बिल्कुल सही, सरल सा प्रश्न है ये। ऑप्शन देख लेते हैं, गेहूं का आटा, दूध, तेल, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, गेहूं का आटा। अभी मैंने सूखा मिलाने वाली विधि को जब समझाया था तो इसका एग्जाम्पल्स भी आपको दिया था। इसलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। लक्ष्य के आधार पर फोर्टिफिकेशन कितने प्रकार के होते हैं? हमें फोर्टिफिकेशन के प्रकार बताने हैं, वो भी किस बेसिस पे? टारगेट बेसिस पे, लक्ष्य के आधार पे। हमारे विकल्प हैं 1, 2, 3, 4। तो इसका सही जवाब होगा सी, 3। लक्ष्य के आधार पे आपको याद रखना है कि फोर्टिफिकेशन के 3 प्रकार होते हैं। पहला क्या होता है? तो पहला होता है सामूहिक। पहला कौन सा प्रकार होता है? सामूहिक होता है। दूसरा कौन सा होता है? तो दूसरा होता है सार्वभौमिक। कौन सा होता है दूसरा? सार्वभौमिक। एक तीसरा प्रकार कौन सा होता है? तो याद रखना है हमें, तीसरा प्रकार होता है लक्षित। अब ये जो सामूहिक है, सामूहिक जो प्रकार है फोर्टिफिकेशन का, तो इसमें ऐसे खाद्य पदार्थों को फोर्टिफाई किया जाता है जो सामान्यतः सभी लोगों के उपयोग के लिए होता है, जैसे आटा हो गया, नमक हो गया, इन चीज़ों को, चावल हो गया, इन चीज़ों को यहाँ पे फोर्टिफाई किया जाता है। सार्वभौमिक इसी से मिलता जुलता है, बस उसमें थोड़ा सा डायमेंशंस और बढ़ा देते हैं कि मानव के साथ जो पशुओं के खाने वाले खाद्य पदार्थ होते हैं उनको भी फोर्टिफाई किया जाता है। ठीक है, याद रखना है, मानव प्लस पशु द्वारा उपयोग किए जाने वाले खाद्य पदार्थों को इसमें फोर्टिफाइड किया जाता है। क्लियर? तीसरा है लक्षित। लक्षित जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, लक्षित का मतलब टारगेटेड। जब किसी को टारगेट करके कोई काम किया जाए तो यहाँ पे उन खाद्य पदार्थों को फोर्टिफाई किया जाता है जो एक किसी विशेष तबके, जैसे बच्चों या गर्भवती महिलाओं के लिए खाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो जब बच्चों और गर्भवती महिलाओं को पूरक पोषण आहार के रूप में दिए जाने वाले खाद्य पदार्थों को फोर्टिफाई किया जाएगा तो वो लक्षित प्रकार के अंतर्गत आएगा। क्लियर? हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, वैश्विक स्तर पर गेहूं के आटे का सुदृढ़ीकरण यानी कि गेहूं के आटे का फोर्टिफिकेशन पहली बार कब किया गया था? यह चरम तथ्यात्मक प्रश्न है, यानी कि एक्सट्रीम फैक्चुअल लेवल का प्रश्न है। बन रहा है आप सॉल्व करोगे, नहीं बन रहा है स्किप करोगे। क्लियर? यहाँ क्योंकि निगेटिव मार्किंग को हमें ध्यान में रखना है, हमें सिलेक्शन लेना है, तो हमें अपने नंबर वहां पे कटवाने नहीं हैं। आइए देखते हैं विकल्प क्या है। तो पहला ऑप्शन है ए वर्ष 1942, बी वर्ष 1952, सी वर्ष 1962, डी 1972। क्लियर? तो इसका उत्तर, सही उत्तर होगा ए वर्ष 1942। वर्ष 1942 वो समय है जब दुनिया दूसरे विश्व युद्ध की आग से झुलस रही थी। वर्ल्ड वॉर सेकेंड में पूरा विश्व उलझा पड़ा था। तब कुछ विकसित राष्ट्र जैसे ब्रिटेन, ठीक है, और उसके साथ यूएसए, ये दोनों गेहूं के आटे को फोर्टिफाइड करने में भी व्यस्त थे कि हम किस प्रकार से अपने सैनिकों और अपने नागरिकों को
पोषण युक्त खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराएं। तो अब आप याद रखना कि गेहूं के आटे को सबसे पहले कब फोर्टिफाई किया गया वैश्विक स्तर पे, तो वर्ष 1942 में। क्लियर। अब देखते हैं अगला प्रश्न। NFHS5 के अनुसार कितने प्रतिशत बच्चे एनीमिया से ग्रस्त हैं? तो NFHS ये है क्या? NFHS का मतलब है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण। इसकी 5 का मतलब इसकी 5वीं रिपोर्ट। इसके अनुसार कितने प्रतिशत बच्चे एनीमिया से ग्रस्त हैं? A 67.1, B 57, C 32.1 या D 45? तो हमें याद रखना है इसका सही उत्तर होगा A 67.1% बच्चे और लगभग 57% महिलाएं। ठीक है, इतने बच्चे 67.1% बच्चे प्लस 57% महिलाएं NFHS5 के अनुसार एनीमिया से ग्रस्त हैं। अब ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे ये होता क्या है? तो ये एक जिला स्तरीय डेटा होता है जो जनसंख्या स्वास्थ्य और पोषण के आधार पर प्रदान किया जाता है। और जो ये पांचवी रिपोर्ट थी या 5वें क्रम का जो इसका डाटा था वो कब से कब तक के लिए जारी किया गया था? तो हमें याद रखना है कि 2019 से लेके 2021 तक के लिए द्विवर्षीय आंकड़े उपलब्ध कराए जाते हैं। तो ये 2 वर्षों के लिए था। क्लियर। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। ईट राइट इंडिया मूवमेंट कब आरंभ किया गया था? यह भी फैक्चुअल लेवल का प्रश्न है, लेकिन अगर हम फूड सेफ्टी ऑफिसर के एग्जाम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो ये बहुत ही आसान प्रश्न है। ऐसी योजनाएं तो हमें देखना ही पड़ेगा, पढ़ना ही पड़ेगा। ईट राइट इंडिया मूवमेंट कब आरंभ किया गया? 10 जुलाई 2016, बी 10 जुलाई 2018, सी 10 जुलाई 2020, डी 10 जुलाई 2021। इसको याद रखना है, डेट है 10 जुलाई 2018। ईट राइट इंडिया मूवमेंट प्रारंभ किया गया था। इसकी टैगलाइन क्या थी? तो टैगलाइन थी इसकी सही भोजन बेहतर जीवन। क्या थी टैगलाइन? सही भोजन बेहतर जीवन। और यह किस उद्देश्य से प्रारंभ किया गया था? तो ये इसका उद्देश्य था कि देश के लोगों को स्वस्थ और बेहतर यानी कि पोषण युक्त आहार की आदत लगाना। क्लियर। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। फिर हमारा एक अगला प्रश्न है, बिल्कुल फैक्चुअल बने तो ठीक, नहीं स्किप करना ही इसमें बुद्धिमानी है। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? ए 7 मई, बी 7 जून, सी 22 अप्रैल या डी 5 जून। अब ये बिल्कुल प्योर डेट है, ये याद होनी चाहिए। तो विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस जो है वो 7 जून को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। पहली बार कब मनाया गया? तो पहली बार वर्ष 2019 में मनाया गया था। क्लियर। और 2025 की अगर थीम की बात की जाए, 2025 में अभी हाल ही में मनाया गया, तो इसकी थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी खाद्य सुरक्षा। क्या थी? खाद्य सुरक्षा, फूड सेफ्टी, कार्रवाई में विज्ञान। इसकी थीम आपको याद रखना है, क्या थी? कार्रवाई में विज्ञान। खाद्य सुरक्षा कार्रवाई में विज्ञान यानी फूड सेफ्टी साइंस इन एक्शन। क्लियर। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। और ये रहा अपना अगला प्रश्न। 1 ग्राम ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? यह भी फैक्चुअल है और याद होना चाहिए ऐसे डाटा। तो ए 4.2 किलो कैलोरी, बी 4 किलो कैलोरी, सी 9 किलो कैलोरी या डी 9.2 किलो कैलोरी।
तो ग्लूकोज 1 ग्राम जो ग्लूकोज है उसके ऑक्सीकरण से हमें 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, जबकि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट 1 ग्राम प्रोटीन और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से हमें 4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। ये भी हमें याद रखना है। और इसके साथ ही साथ सबसे अधिक हमें वसा यानी 1 ग्राम वसा से हमें 9 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न है, प्रथम शताब्दी ईस्वी में चक्र शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था? ए, घूमने वाली चक्की के लिए, बी, तेल मिल के लिए, सी, सब्जी प्रसंस्करण के लिए, डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है कि तेल मिल के लिए। प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में तेल मिल के लिए चक्र शब्द का प्रयोग किया गया था, जिसका उल्लेख मनुस्मृति में मिलता है और भविष्य पुराण में भी हमें यह देखने को मिलता है कि तैलिका यंत्र चक्र शब्द का उल्लेख हुआ है। और अब तो चक्कियां आ गई होंगी, लेकिन दादा दादी से अगर आप पूछेंगे तो उनके जमाने में कोल्हू नाम का एक हमारा सिस्टम होता था जिसमें तेल को पेरा जाता था, तेल की पिराई की जाती थी, तेल निकाला जाता था। ठीक है, उसमें बैल लगे होते थे और एक बड़ा सा डंडा और ऐसे गोल गोल घूमते थे, उससे तेल निकाला जाता था। क्लियर? अब है अगला प्रश्न, एटीपी का पूरा नाम क्या है? हमारे विकल्प हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन टोटल प्रोटीन, एड्रिनलिन ट्राइफॉस्फेट, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फोरस। तो इसका सही उत्तर है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। बहुत ही सरल प्रश्न था ये, विकल्प ए सही होगा। एटीपी होती क्या है? तो श्वसन क्रिया के दौरान जब कार्बोहाइड्रेट विखंडित होता है तो ऊर्जा मुक्त होती है और फिर वो एटीपी के रूप में संचित होती है। क्लियर? अब हम अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। तो ये रासायनिक सूत्र से पूछा गया प्रश्न है और अगर रासायनिक सूत्र नहीं याद है तो यहाँ पे हमें तुक्का लगाने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि इसको स्किप करना है। क्लियर? निम्नलिखित में से कौन सा मोनोसैकेराइड का रासायनिक सूत्र है? ए, CH2ON, C6H12O6, C12H11O5, CH2O। तो मोनोसैकेराइड का रासायनिक सूत्र है CH2ON, यानी विकल्प ए सही उत्तर है। क्लियर? अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर और हमारा अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। निम्न में से किसे टेबल शुगर कहा जाता है? हमारे विकल्प हैं रेफिनोज, ग्लूकोज, सुक्रोज, माल्टोज। तो सही उत्तर है सी, सुक्रोज। सुक्रोज को टेबल शुगर कहा जाता है। सुक्रोज क्या है? तो सुक्रोज एक डाइसैकेराइड है जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज नामक दो मोनोसैकेराइड इकाइयों के मिलने से बनता है। जब ये दोनों आपस में मिलती हैं तो जल का एक अणु बाहर निकल जाता है और सुक्रोज नामक डाइसैकेराइड का निर्माण होता है। किससे किससे? तो ग्लूकोज आपको याद रखना है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर। क्लियर? अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है लैक्टोज किसका उदाहरण है? ए, मोनोसैकेराइड, बी, डाइसैकेराइड, सी, पॉलीसैकेराइड या डी, ओलिगोसैकेराइड। क्लियर? तो हमारा लैक्टोज भी डाइसैकेराइड का उदाहरण है। और डाइसैकेराइड क्या होते हैं ये अभी हमने देखा कि दो मोनोसैकेराइड इकाइयों से मिलकर बनता है। क्लियर? और लैक्टोज किससे किससे मिलकर बनेगा? तो ये याद रखना आप कि लैक्टोज जो है वो लैक्टोज बनेगा ग्लूकोज और गैलेक्टोज से। ठीक है, किससे किससे? ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से। क्लियर? अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। तो प्रश्न नंबर 40 है, जीव मंडल में सर्वाधिक पाया जाने वाला जैविक तत्व कौन सा है? ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज, पेक्टिन या स्टार्च? तो बहुत ही सिंपल प्रश्न है, इसका उत्तर है बी, सेल्यूलोज।
सेल्यूलोज इस पूरे जीव मंडल में पाया जाने वाला सर्वाधिक जैविक तत्व है। ठीक है, सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। ये होता क्या है, तो सेल्यूलोज एक होमोपोलीसैकेराइड है जो रेशे युक्त होता है, फैब्रिक होता है, और यह पौधों की जो प्लांट होते हैं उनकी सेल वॉल में पाया जाता है, और इसे हम फाइबर आहार के रूप में इस्तेमाल करते हैं। क्लियर। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाइपोग्लाइसीमिया विकार किसकी कमी के कारण होता है? ए वसा, बी विटामिन, सी प्रोटीन, या डी कार्बोहाइड्रेट। तो इसका सही उत्तर है कार्बोहाइड्रेट। हाइपोग्लाइसीमिया क्या है? तो हाइपोग्लाइसीमिया एक प्रकार का विकार है जो कार्बोहाइड्रेट की कमी के कारण होता है। ठीक है, तो इसका कारण क्या है? तो सिंपल सा कारण है, जब हमारे बॉडी में कार्बोहाइड्रेट की कमी रहेगी तो हमारे ब्लड में ग्लूकोज का जो लेवल है वो सामान्य से भी कम हो जाता है, यानी कि हमारे ग्लूकोज में, रक्त में ग्लूकोज के स्तर की जब लंबे समय तक कमी रहती है तो हमें हाइपोग्लाइसीमिया नामक विकार होता है। और इसके लक्षण क्या हैं? जैसे चक्कर आना, थकान, ऊर्जा में कमी लगना, ये सब इसके लक्षण है। तो याद रहेगी ये चीजें। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। सुक्रोज अणु एक डाइसैकेराइड है जिसमें दो मोनोसैकेराइड किस बंध से जुड़े होते हैं? ये बढ़िया प्रश्न है। इसको अभी मैंने बताया कि सुक्रोज जो है वो डाइसैकेराइड है, ये दो मोनोसैकेराइड इकाइयों से मिलकर बनता है। लेकिन अब ये बताना है इस प्रश्न में कि जब वो दोनों मोनोसैकेराइड जो सुक्रोज का निर्माण कर रहे हैं वो उनके बीच कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, किस बॉन्ड से मिलकर वो सुक्रोज का निर्माण करते हैं। तो हम पहले विकल्प देखते हैं। हमारा विकल्प है अल्फा 1,2 ग्लाइकोसिडिक बंध, बी बीटा 1,2 ग्लाइकोसिडिक बंध, सी अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बंध, या डी बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बंध। तो इसका सही जवाब होगा अल्फा 1 बीटा 2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। होता क्या है कि इसमें आपको मैं पहले बता चुका हूं कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलकर सुक्रोज बनाते हैं, तो इसमें अल्फा डी ग्लूकोज क्या होगा? अल्फा डी ग्लूकोज। इसकी एक रिंग होगी, उस रिंग को हम कहेंगे पायरन। ठीक है, कौन सी रिंग होगी? पायरन रिंग होगी। और इसका कौन सा कार्बन? तो इसका फर्स्ट कार्बन। यह है आपकी पायरन रिंग। और दूसरी एक रिंग होती है जिसे हम फ्यूरेन रिंग के नाम से जानते हैं। किस नाम से? फ्यूरेन रिंग के नाम से। तो उसका दूसरा कार्बन होता है। ठीक है, CH2OH OH। ये कौन सी रिंग हो गई आपकी? तो ये आपकी फ्यूरेन रिंग हो गई। क्लियर। तो अब ये OH और OH ये क्या हो गया? ये हो गया बीटा डी फ्रक्टोज। ठीक है, बीटा डी फ्रक्टोज में कौन सी रिंग होगी? फ्यूरेन रिंग होगी। तो इसके OH और OH ये दो मोनोसैकेराइड इकाइयां हैं, तो इनके OH OH मिलके एक H2O यानी कि जल के एक अणु को निकालेंगे। यही तो अभी बताया था कि जब दो मोनोसैकेराइड इकाइयां आपस में मिलेंगी तो जल का एक अणु अलग हो जाएगा और एक डाइसैकेराइड का निर्माण होगा। तो यहाँ पे मिल रहा है पायरन रिंग में अल्फा डी ग्लूकोज का फर्स्ट कार्बन और बीटा डी फ्रक्टोज का सेकेंड कार्बन, और जल भी निकल रहा है। तो यहाँ बन क्या रहा है? यहाँ बन रहा है सुक्रोज। क्या बन रहा है? सुक्रोज। तो ये जो बॉन्ड है ये कौन सा है? तो ये अल्फा 1 बीटा 2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। क्या कहेंगे? अल्फा 1 बीटा 2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। क्लियर। आगे बढ़ें। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ग्लूकोज मानव शरीर में यकृत में ग्लाइकोजन के रूप में संचित होता है। सही है, बिल्कुल सही बात है। ग्लूकोज हमारे बॉडी में ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर होता है। क्लियर।
जो ग्लूकोज की अधिक मात्रा होती है वो ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर हो जाती है हमारी बॉडी में, हमारे लीवर में। क्लियर। अगला है ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया के दौरान ग्लूकोज का पाइरुविक अम्ल में परिवर्तन होता है। यह कथन भी बिल्कुल सत्य है और हमें असत्य कथन बताना है। यह जरूर मार्क करना है हमें, ताकि एग्जाम हॉल में सिली मिस्टेक होने की संभावना बिल्कुल भी ना रह जाए। क्लियर। तो यह भी बिल्कुल सही है। अब हम देखते हैं अगला जो हमारा स्टेटमेंट है, उच्च डेंसिटी लाइपोप्रोटीन एक उत्तम कोलेस्ट्रॉल है। हाई डेंसिटी जो लाइपोप्रोटीन है वो एक अच्छा कोलेस्ट्रॉल, गुड कोलेस्ट्रॉल है। तो बिल्कुल सही बात है। अगला देखते हैं, संग्रहित शरीर के ग्लूकोज की जो संग्रहित अवस्था है वो लाइपोप्रोटीन है। ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पे एक ही प्रश्न में दो जगह दो स्टेटमेंट एक दूसरे का विरोधाभास कर रहे हैं, कंट्राडिक्टरी हैं। जैसे ग्लूकोज मानव शरीर में यकृत में ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर होता है, अभी यही हमने पढ़ा। अब यहाँ क्या कह रहे हैं, ग्लूकोज की संग्रहित जो अवस्था होती है वो लाइपोप्रोटीन होती है। तो ये स्टेटमेंट असत्य है। ग्लूकोज की जो संग्रहित अवस्था है वो क्या है, ग्लाइकोजन है, ना कि लाइपोप्रोटीन। क्लियर। यानी कि असत्य कथन कौन सा है, डी। याद रखिएगा, ग्लूकोज किस रूप में स्टोर होता है, ग्लाइकोजन के रूप में, ना कि लाइपोप्रोटीन के रूप में। ठीक है। अगला प्रश्न बिल्कुल इजी प्रश्न है और फैक्चुअल नेचर का है। कौन से गेहूं में ग्लूटेन प्रोटीन की मात्रा सर्वाधिक होती है? ए ड्यूरम गेहूं, बी नरम गेहूं, सी सूखा गेहूं, डी शीतकालीन गेहूं। तो इसका सही उत्तर है ए ड्यूरम गेहूं। ड्यूरम जो गेहूं होता है उसमें ग्लूटेन प्रोटीन की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है और ड्यूरम गेहूं को पास्ता गेहूं भी के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर। और ये ग्लूटेनिन और गिलियाडीन नामक दो अन्य प्रोटीनों से मिलकर बनता है। कि कौन? ग्लूटेन। ग्लूटेन जो प्रोटीन है वो गिलियाडीन, एक मिनट, गिलियाडीन प्लस ग्लूटेनिन से मिलकर बनता है। एक प्रश्न ये भी मान लीजिए कभी आ जाए या बन जाए पेपर में, यही पूछ ले ग्लूटेन प्रोटीन किससे मिलकर बनता है, तो आपको बताना, याद रखना है गिलियाडीन और ग्लूटेनिन से मिलकर बनता है। पास्ता गेहूं के नाम से किसे जाना जाता है अगर पूछा जाए तो आपको ये याद रखना है कि पास्ता गेहूं के नाम से ड्यूरम गेहूं को जाना जाता है। क्लियर। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, खाद्य पदार्थों के वे घटक जो खाद्य पदार्थों के पोषक तत्वों की सूची के माध्यम से प्राप्त होते हैं, स्वास्थ्य लाभ प्रदान करते हैं, उन्हें कहा जाता है। ये कह रहा है, प्रश्न क्या कहना चाह रहा है? तो प्रश्न ये कहना चाह रहा है कि खाद्य पदार्थों की जो पोषक तत्वों की एक सूची है, एक लिस्ट है, उसके माध्यम से जो खाद्य घटक हमें प्राप्त होता है, उन सूची को, मतलब कि हम पोषक तत्वों को जब उस सूची में जितने भी पोषक तत्व दिए गए हैं या सूचीबद्ध हैं, उन पोषक तत्वों को हम ग्रहण करते हैं तो उसके बाद हमें स्वास्थ्य लाभ प्रदान होता है या स्वास्थ्य लाभ मिलता है, हम स्वस्थ रहते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? तो खाद्य पदार्थ के वे घटक जो यानी या पोषक तत्व जो सूचीबद्ध होते हैं उन्हें बायोजेनिक्स कहा जाता है या यूजेनिक्स कहा जाता है या मेटाबोलोनिक्स कहा जाता है या कि प्लानोनिक्स कहा जाता है। प्रश्न ये कहना चाह रहा है, तो इसका सही उत्तर होगा बी बायोजेनिक्स। बायोजेनिक्स जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि प्राकृतिक जैविक स्रोतों से प्राप्त होते हैं और शरीर में जैविक गतिविधियों के संचालन हेतु सहायक होते हैं। ठीक है। बायोजेनिक्स के अगर हम उदाहरण की बात करें तो इसमें एमिनो एसिड है, क्या है? एमिनो एसिड या अमीनो अम्ल हो गया, ये बायोजेनिक्स से अपना प्रोटीन हो गया, विटामिन हो गया, खनिज हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, ये सब ये क्या हैं? बायोजेनिक्स हैं। हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर।
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सरल प्रोटीन ऐसे प्रोटीन हैं सही नहीं हैं। इसको ध्यानपूर्वक देखना है आपको। क्लियर? इसको ध्यानपूर्वक देखना है, कहीं सही है के चक्कर में सही नहीं है को भूल गए तो फिर सिली मिस्टेक होगी। हमारा पहला स्टेटमेंट है सरल प्रोटीन ऐसे प्रोटीन हैं जिनके जल अपघटन से अमीनो अम्ल प्राप्त होता है। दूसरा है संयुग्मी प्रोटीन अमीनो अम्ल और एक गैर प्रोटीन घटक से बने होते हैं। सी व्युत्पन्न प्रोटीन सरल या संयुग्मी प्रोटीन के आंशिक जल अपघटन से प्राप्त होता है। और डी दूध एवं अंडे में उपस्थित प्रोटीन सरल प्रोटीन के उदाहरण नहीं हैं। यानी कि सरल प्रोटीन ऐसे प्रोटीन होते हैं जो जल अपघटन से अमीनो अम्ल प्राप्त होते हैं उनके जिनके जल अपघटन से। तो ये बिल्कुल सही कथन है। संयुग्मी प्रोटीन अमीनो अम्ल और एक गैर प्रोटीन घटक से बने होते हैं, बिल्कुल सही बात है। अमीनो अम्ल और गैर प्रोटीन घटक मिलकर संयुग्मी प्रोटीन का निर्माण करते हैं। और व्युत्पन्न प्रोटीन सरल या संयुग्मी प्रोटीन के आंशिक जल अपघटन से, हाँ तो ठीक है, संयुग्मी प्रोटीन का जब आंशिक पूर्णतः नहीं आंशिक जल अपघटन होगा तो व्युत्पन्न प्रोटीन या सरल प्रोटीन बनेगा, ठीक है। लेकिन दूध और अंडे में उपस्थित प्रोटीन सरल प्रोटीन का उदाहरण नहीं है, ऐसा बोल रहा है। तो ये कथन सही नहीं है, गलत है, ये कथन असत्य है। क्यों? क्योंकि दूध में जो पाया जाने वाला प्रोटीन है वो क्या है? केसीन है। कौन सा है? केसीन। और अंडे में पाया जाने वाला प्रोटीन कौन सा है? एल्ब्यूमिन है, ठीक है। एल्ब्यूमिन प्रोटीन पाया जाता है अंडे में। और ये दोनों क्या हैं? ये दोनों सरल प्रोटीन के उदाहरण हैं। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और हमारा अगला प्रश्न यह है कि प्रोटीन के कार्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमें यह बताना है कि ये 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं जो प्रोटीन के कार्यों से संबंधित हैं। क्लियर? अब ये सही बताना है या गलत बताना है, ये तो आगे इंस्ट्रक्शन पढ़ने के बाद हमें पता चलेगा। तो आइए देखते हैं, पढ़ते हैं स्टेटमेंट क्या कह रहे हैं। तो शरीर की वृद्धि एवं विकास के लिए उपयोगी, शरीर की क्षतिपूर्ति एवं रखरखाव के लिए उपयोगी, शरीर में ऊर्जा उत्पादन के लिए उपयोगी, एंजाइम तथा हार्मोन्स के निर्माण के लिए उपयोगी। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सही है या है? हमारे विकल्प हैं, यानी कि हमें यहाँ पे सही कथन बताना है। हमारे विकल्प हैं केवल एक, केवल 1 और 2, केवल 2, 3 और 4, उपर्युक्त सभी। तो अब हम एक बार ऑप्शंस को देखते हैं, उसके बाद उत्तर तक पहुंचेंगे। प्रोटीन शरीर की वृद्धि एवं विकास के लिए उपयोगी होती है, ये कह रहा है, बिल्कुल सही बात है। फिर प्रोटीन जोड़ के हम पढ़ेंगे, प्रोटीन शरीर की क्षतिपूर्ति एवं रखरखाव के लिए उपयोगी होती है, ये भी सही बात है। शरीर में ऊर्जा उत्पादन के लिए भी प्रोटीन उपयोगी होती है। एंजाइम तथा हार्मोन्स के निर्माण के लिए भी प्रोटीन उपयोगी होती है, यानी कि इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। क्लियर? अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। यह रहा अगला प्रश्न। एडिमा रोग किसकी कमी से होता है? ए एल्ब्यूमिन, बी प्रोलिमिन, सी ओसिन या डी केसिन। तो एडिमा रोग जो है वह एल्ब्यूमिन की कमी से होता है। एल्ब्यूमिन क्या है? तो एल्ब्यूमिन, जैसा कि अभी एक प्रश्न पहले ही मैंने डिस्कस किया था कि एल्ब्यूमिन जो होता है वो अंडे में पाया जाने वाला एक प्रकार का प्रोटीन होता है। क्लियर? किस में पाया जाता है एल्ब्यूमिन? अंडे में। और प्रोलिमिन बात करें तो ये भी एक प्रोटीन है जो दाल में पाया जाता है। हम बात करें ओसिन की तो ओसिन भी प्रोटीन है, लेकिन ये हड्डी में पाई जाती है। और केसिन की भी हमने चर्चा की ही थी कि ये दूध में पाया जाने वाला प्रोटीन है। तो ये प्रश्न इजी था। आगे हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। खाद्य पदार्थों में प्रोटीन की मात्रा का अनुमान किस विधि से लगाया जाता है? हमें यह बताना है कि खाद्य पदार्थों में प्रोटीन की कितनी मात्रा है, इसका अनुमान किस विधि से लगाया जाता है। हमारे विकल्प हैं ए केजेल डाहल विधि, बी NIR विधि, सी लोरी विधि या डी उपर्युक्त सभी। तो इसका सही जवाब होगा उपर्युक्त सभी।
ये तीनों ही विधियां खाद्य पदार्थों में प्रोटीन की मात्रा का पता लगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। अगर हम बात करें केजेल डाहल विधि की, तो इसमें किसकी, नाइट्रोजन की मात्रा का अनुमान लगाकर हम या उसकी मात्रा को नापकर हम प्रोटीन की मात्रा का पता लगाते हैं। NIR विधि में हम प्रकाश के परावर्तन या संचरण के माध्यम से प्रोटीन की मात्रा का पता लगाते हैं। और लोरी विधि में, लोरी सुनाकर नहीं बल्कि एमिनो एसिड, अमीनो अम्ल की मात्रा को नापकर प्रोटीन की मात्रा का पता लगाया जाता है। क्लियर? तो सही जवाब क्या होगा? विकल्प डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। खाद्य वसा में पाए जाने वाले कुछ संतृप्त फैटी एसिड के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में सामान्य नाम दिया गया है कुछ तत्वों का, और सूची 2 में उनके सिस्टमेटिक नाम दिए गए हैं। ठीक है, जैसे ए ब्यूट्रिक ब्यूटेनाइक अम्ल, बी बैलेरिक पेंटेनाइक अम्ल, सी कैप्रोइक हेक्सेनाइक अम्ल और डी लॉरिक डोडेकाइनाइक अम्ल। हमारे विकल्प हैं ए 1 2 3 4, बी 1 2 4 3, सी 4 3 2 1 और डी 1 3 2 4। तो अगर हम इसकी बात करें तो ये बिल्कुल सही लिखा गया है। ब्यूट्रिक को ब्यूटेनाइक अम्ल कहा जाता है, उसका सिस्टमेटिक नाम ही है। वैलेरिक का सिस्टमेटिक नाम पेंटेनाइक अम्ल होता है, कैप्रोइक का हेक्सेनाइक अम्ल होता है और लॉरिक का होता है डोडेकाइनाइक अम्ल। इस लिहाज से ऑप्शन ए सही उत्तर है, यानी कि सब सही सुमेलित हैं। क्लियर? हम देखते हैं अगले प्रश्न की ओर कि अगला प्रश्न हमारा कैसा है और क्या पूछा गया। तो बड़ा बढ़िया प्रश्न है और ये कॉन्सेप्ट से, एक्चुअली जो क्लास में या बुक्स में आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा उससे निकला हुआ प्रश्न है। ये तो सबसे बनना ही चाहिए। प्रश्न क्या है? मांसपेशी में वसा की घुसपैठ और अत्यधिक मांसपेशियों की बर्बादी निम्न में से किसकी विशेषता है? यानी कि प्रश्न ये कहना चाह रहा है कि हमारे मांसपेशियों में वसा की जो अवांछित मात्रा पाई जाती है, अधिक हो जाती है और उसकी वजह से मांसपेशियों की अत्यधिक क्षति होती है, वो क्या कहलाती है? तो ए मस्कुलर डिस्ट्रोफी, बी ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, लैनोलिन, या कि इनमें से कोई नहीं। तो जब हमारे मांसपेशियों में वसा की अवांछित मात्रा बढ़ जाती है, यानी कि वसा की घुसपैठ अधिक हो जाती है और हमारे मांसपेशियों में अत्यधिक क्षति होती है, क्षतिग्रस्त हो जाती हैं मांसपेशियां अधिक, यानी मांसपेशियों की अधिक बर्बादी होती है, तो वो मस्कुलर डिस्ट्रोफी के अंतर्गत आता है। ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल क्या है? तो ये एक प्रकार का एंटीऑक्सीडेंट है, यानी कि कब ये यूज में आता है? जब हम वसा या फिर तेल, यानी कि वसा और तेलों को जब हम प्रसंस्कृत करते हैं तो उस प्रसंस्करण के दौरान ये एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करता है। ठीक है, याद रखना है ये चीज आपको। और लैनोलिन क्या है? तो लैनोलिन ऊन में पाया जाने वाला एक फैट है। क्लियर? ये चीजें आप याद रखिएगा। और अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। विटामिन ए की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? निहायत ही सरल प्रश्न है। मुझे नहीं लगता कि ऐसे प्रश्न किसी को भी छोड़ के आने चाहिए, क्योंकि ये मानिए कि ये 3 अंक आपको फ्री में मिल रहे हैं और ऐसे प्रश्न अगर आपसे नहीं बन रहे हैं तो ये मानो कि आप उस परीक्षा की रेस से, कट ऑफ की रेस से बाहर हो रहे हो। तो ऐसे प्रश्न भी हमें पढ़ना है, इजी के चक्कर में सिली मिस्टेक भी नहीं करना है, ध्यान से पढ़ना है, पढ़ के जाना है, रिवाइज करके जाना है। देखते हैं विटामिन ए की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? ए मैकुलम, बी हॉपकिंस, सी हर्बर्ट इवांस या डी हेनरी।
तो विटामिन ए की खोज मैकुलम ने की थी। हॉपकिंस ने विटामिन डी की खोज की थी। हर्बर्ट इवांस विटामिन ई की खोज करता है और हेनरिक विटामिन के की खोज करता है। क्लियर। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रति रक्तस्रावी है? प्रति रक्तस्रावी का मतलब है कि एंटी ब्लीडिंग। इनमें से कौन सा एक एंटी ब्लीडिंग है? बहुत ही इजी प्रश्न है, इसको बताने की जरूरत नहीं है, इसका उत्तर सबको पता होगा, विटामिन के। ठीक है, ये एंटी ब्लीडिंग है, यानी कि जब ब्लीडिंग होती है तो रक्त का थक्का जमाने में सहायता करता है। अगला है, पायरिडॉक्सिन किस विटामिन का रासायनिक नाम है? अभी हमने चर्चा किया ही था उस प्रश्न में, तो इसका सही उत्तर होगा विटामिन B6। क्लियर। अब हम अगले प्रश्न को देख रहे हैं, क्या है कि जिंक की कमी का एक विशिष्ट लक्षण है एनीमिया, घेंघा, धब्बेदार दांत या विकास मंदता। ये डायरेक्ट आपको याद करके जाना है किसकी कमी से कौन सा रोग होता है, इसमें एक्सप्लेन करने जैसी कोई भी चीज नहीं है। इसका सही उत्तर है डी, विकास मंदता। और जिंक की कमी से के कुछ लक्षण जैसे बाल झड़ना हो गया, ठीक है, बाल झड़ना, त्वचा, यहाँ पे बाला लिख गया था, यानी कि बाल झड़ जाएंगे तो बाला ही आप बन जाओगे। क्लियर। बाल झड़ना हो गया, त्वचा संबंधी रोग हो गए, ठीक, तो ये आपको याद रखना है। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कोइलोनिचियास एक विशिष्ट नैदानिक लक्षण है। आयरन की कमी, कैल्शियम की कमी, विटामिन ए की कमी, आयोडीन की कमी। यह आपको बताना है कि कोइलोनिचियास जो है वह किसका विशिष्ट लक्षण है, जो किसकी कमी दर्शा रहा है। तो सीधा सा उत्तर है कोइलोनिचियास जो है आयरन की कमी को दर्शाता है। जब आयरन की कमी होगी तो हमें ये रोग होगा। इसमें होता क्या है, हमारे नाखून जो है वो पतले हो जाते हैं और उनका आकार जो है वो अवतल लेंस की तरह यानी चम्मच की तरह हो जाता है। जैसे चम्मच ऐसे अंदर से धसे हुए होते हैं तो नाखून पतला एवं अवतल हो जाता है। क्लियर। पतले प्लस अवतल, ये याद रखना है आपको। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और ये रहा हमारा अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से पाइलोरिक वाल्व कहाँ पाया जाता है? बढ़िया प्रश्न है, ये भी कॉन्सेप्ट के अंदर से ही निकाला गया तथ्य है। जब आप पूरा पढ़ेंगे आहार नाल वगैरह तो वहां पे आपको समझ में आएगी डाइजेस्टिव सिस्टम में। तो हमारे विकल्प हैं आमाशय एवं बड़ी आंत के मध्य, आमाशय एवं ग्रास नली के मध्य, आमाशय एवं यकृत के मध्य, आमाशय एवं छोटी आंत के मध्य। तो इसका सही उत्तर है आमाशय एवं छोटी आंत के मध्य। पाइलोरिक वाल्व कहाँ पाया जाता है? तो पाइलोरिक वाल्व आमाशय एवं छोटी आंत के मध्य पाया जाता है। इसे मांसपेशीय वाल्व भी कहते हैं। क्लियर। मांसपेशीय वाल्व या पेशीय वाल्व भी कहते हैं। और इसका प्रमुख कार्य क्या है? तो जब आमाशय से छोटी आंत में क्या होता है, भोजन का प्रवाह होता है, तो ये उसको क्या करता है, कंट्रोल करने का कार्य करता है, नियंत्रित करने का कार्य करता है। क्लियर। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मेटाबॉलिक मार्ग का महत्व है। बहुत ही सरल सा प्रश्न है। मेटाबॉलिक मार्ग आप पढ़े होंगे तो ऊर्जा उत्पादन, उपभोग नियंत्रण यानी जो हम कंज्यूम करते हैं उसको कंट्रोल करने में, पोषक तत्वों का संश्लेषण तथा भंडारण, उपर्युक्त सभी। तो मेटाबॉलिक जो मार्ग होता है वो ऊर्जा का उत्पादन में भी महत्वपूर्ण होता है, जो हम कंज्यूम करते हैं उसे कंट्रोल करने में भी, और जो हमारे पोषक तत्व हैं उनको संश्लेषित करने में, और संश्लेषित करने के बाद जो एक्स्ट्रा उनकी मात्रा होती है उनको स्टोर करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी कि सही उत्तर होगा डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, यह भी बिल्कुल आसान सा प्रश्न है, अगर आप डाइजेस्टिव सिस्टम ध्यान से पढ़े होंगे तो बिल्कुल कर पाएंगे। म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मस्कुलारिस एक्सटर्ना तथा सेरोसा निम्नलिखित में से किसके स्तर हैं, किसके लेवल हैं, किसके लेयर्स हैं? ए आमाशय, बी आहार नाल, सी आंत, डी यकृत। तो इसका सही उत्तर है बी, आहार नाल। आहार नाल क्या है? तो आहार नाल हमारे मुख से गुदा द्वार तक फैली एक लंबी नलिकादार संरचना होती है और
जिसके ये चारों स्तर होते हैं, म्यूकेसा, सब म्यूकोसा, मस्कुलरिस एक्सटर्ना और सेरोसा। क्लियर। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किसके द्वारा आंत रस का श्रावण किया जाता है? सीकम, जेजुनम, कोलन या रेक्टम? तो ये भी एक सिंपल सा प्रश्न है और इसे भी आप डाइजेस्टिव सिस्टम में ही देखे होंगे। तो आंतरस जो है वो जेजुनम के द्वारा इसको स्रावित, जेजुनम आंतरस को स्रावित करता है। और जेजुनम क्या है? तो जेजुनम जो है वो छोटी आंत का मध्य भाग है। ये आप सबको भी पता होगा, काफी इजी प्रश्न है, छोटी आंत का मध्य भाग। क्लियर। अगला प्रश्न, निम्न में से किस एंजाइम में प्रतिजीवाणु कारक गुण यानी एंटी माइक्रोबियल पाए जाते हैं? टाइलिन, रेनिन, पेप्सिन, लाइसोजाइम? प्रतिजीवाणु कारक यानी कि जीवाणुओं को मारने की क्षमता किस एंजाइम में पाई जाती है? तो इसका सही उत्तर है आपका लाइसोजाइम। लाइसोजाइम एंजाइम में एंटी माइक्रोबियल गुण पाए जाते हैं, ये जीवाणुओं को नष्ट करने का कार्य करता है। टाइलिन जो है हमारे लार में पाया जाने वाला एंजाइम है, ये आपको याद रखना है, जो कि स्टार्च पाचन में मदद करता है। और रेनिन जो है वो शिशुओं में दूध को पचाने का मदद करता है। और पेप्सिन हमारे पेट में प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। अगला प्रश्न है, यकृत कोशिकाएं निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रोटीन का निर्माण करती हैं जो रुधिर को जमने से रोकता है? रुधिर को जमने से रोकता है यानी कि ब्लड की क्लॉटिंग नहीं होने देता, रक्त का थक्का नहीं बनने देता। ये कौन से प्रोटीन होते हैं? ये हिपेरिन प्रोटीन होते हैं। और किसके द्वारा निर्मित होते हैं? तो इसका निर्माण यकृत कोशिकाएं करती हैं, याद रखना है आपको। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम कार्बोहाइड्रेट के पाचन में मुख्य भूमिका निभाता है? रेनिन, पेप्सिन, एमाइलेज या ट्रिप्सिन? तो इसका सही जवाब है आपका एमाइलेज। कौन सा एंजाइम? एमाइलेज एंजाइम कार्बोहाइड्रेट के पाचन में मुख्य भूमिका निभाता है। कार्बोहाइड्रेट को छोटे छोटे यानी कि सरल परमाणुओं में विखंडित कर देता है, सरल अणुओं में तोड़ देता है और फिर उन्हें पचा देता है। ये आपको याद रखना होगा, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट डाइसैकेराइड्स भी होते हैं, मोनोसैकेराइड भी होते हैं। अमोनिया शरीर के किस अंग में यूरिया में परिवर्तित होकर मूत्र के साथ शरीर से बाहर उत्सर्जित होता है? प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न ये कह रहा है, घुमा के पूछा है, लेकिन इसका क्रक्स ये है कि हमारे शरीर के किस अंग में अमोनिया यूरिया में चेंज हो जाता है? तो इसका सही जवाब है यकृत। यकृत में एक्चुअली अमोनिया क्या होता है? तो अमोनिया जो होता है वो एक प्रकार का विषाक्त पदार्थ होता है जो प्रोटीन के टूटने से बनता है। किसके टूटने से बनता है? प्रोटीन के टूटने से बनता है। क्लियर। और हमारे यकृत में ये अमोनिया यूरिया में परिवर्तित होता है और फिर किडनी के माध्यम से मूत्र मार्ग से बाहर निकाल दिया जाता है। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से पिरिमिडीन क्षारक हैं या हैं? साइटोसिन, यूरासिल, थाइमिन या उपर्युक्त सभी? तो साइटोसिन, यूरासिल, थाइमिन ये सभी पिरिमिडीन क्षारक हैं। क्लियर। अब ये पिरिमिडीन क्षारक क्या होता है? तो पिरिमिडीन क्षारक नाइट्रोजन युक्त यौगिक होते हैं। क्या होते हैं? नाइट्रोजन युक्त यौगिक होते हैं। इनका कार्य क्या होता है? ये कहाँ सहायता पहुंचाते हैं हमें? तो ये डीएनए और आरएनए के निर्माण में उपयोगी होते हैं या उनका निर्माण करने का कार्य करते हैं। किनका? डीएनए और आरएनए के फॉर्मेशन में, उनके निर्माण में उपयोगी होते हैं। क्लियर। याद रहेगा बिल्कुल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और हमारा अगला प्रश्न है, किसी खाद्य पदार्थ का वह तापमान जिस पर वह ठोस से तरल में, सॉलिड से लिक्विड के रूप में बदलता है कहलाता है? बहुत ही सरल प्रश्न है, बच्चों वाला प्रश्न, आसानी से
और ये सॉल्व हो जाएगा और किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। ए गलनांक, बी क्वथनांक, सी हिमांक, डी इनमें से कोई नहीं। अब सॉलिड से लिक्विड में यानी ठोस से तरल में बदल रहा है कोई भी खाद्य पदार्थ या कोई भी पदार्थ जिस तापमान पे, वो तापमान कहलाएगा गलनांक। क्वथनांक क्या है? क्वथनांक में वाष्प अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। और हिमांक में कोई भी तरल जो है जमकर ठोस हो जाता है, जैसे जल से बर्फ, वो हिमांक है। क्लियर? बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। खाद्य सैनिटाइजर के रूप में प्रयुक्त क्लोरीन अणुओं के मध्य कौन सा रासायनिक बंध पाया जाता है? आयनिक बंध, सहसंयोजक बंध, हाइड्रोजन बंध, या इनमें से कोई नहीं। क्लियर? तो ये बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है। खाद्य सैनिटाइजर के रूप में प्रयुक्त जो क्लोरीन है, क्लोरीन में सहसंयोजक बॉन्ड पाया जाता है। फिर एक प्रश्न है, हेंडरसन हेसल बल्च समीकरण का उपयोग किस विलयन के पीएच निर्धारण के लिए किया जाता है? इसमें भी ज्यादा एक्सप्लेन की आवश्यकता नहीं है पिछले प्रश्न की तरह। हमारे विकल्प है अम्लीय विलयन, बी क्षारीय विलयन, सी वफर विलयन और डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको ये याद रखना होगा कि वफर विलयन के पीएच का निर्धारण करने में हेंडरसन हेसल बल्च समीकरण का उपयोग किया जाता है, ठीक है। और ये जो हेंडरसन हेसल बल्च समीकरण है, ये कमजोर अम्ल, किसके? कमजोर अम्ल और संयुग्मी क्षार के मध्य संबंध स्थापित करने का कार्य करता है। ये चीज आपको याद रखना होगा, कमजोर अम्ल और संयुग्मी क्षार। क्लियर? अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, और ये रहा अगला प्रश्न। सिरका वाइन अचार में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है? बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है और इसका सही उत्तर है एसिटिक अम्ल, एसिटिक एसिड। अब आपको लगेगा कि मैं इन प्रश्नों के अन्य ऑप्शंस को पढ़ ही नहीं रहा हूं, तो कुछ ऐसे प्रश्न रहेंगे जो एक नजर में देखते ही आपको उनका सही उत्तर पता चल जाएगा, लेकिन फिर भी एग्जाम हॉल में आपको ऐसा नहीं करना है, आपको पढ़ना है। तो यहाँ पे मैं अन्य ऑप्शन को नहीं पढ़ा और डायरेक्ट सही ऑप्शंस पे जा रहा हूँ। तो इससे भी आपको ये सीखना है, सिर्फ आपको ये बताने के लिए कि ऐसा कभी ना करें। हो सकता है कुछ और पूछा हो और जल्दबाजी में आप गलत कर दें, फिर आपका एग्जाम हॉल में लॉस हो जाए। क्लियर? अब अगला प्रश्न है, पानी का स्थिर तरल रूप खाली स्थान की उपस्थिति के कारण होता है। हमको यह बताना है कि जो पानी का स्थिर तरल रूप है, लिक्विड रूप फॉर्म है, वह किसकी उपस्थिति के कारण होता है? वॉन्डर वॉल्स बल, आयनिक बंध, सहसंयोजक बंध या हाइड्रोजन बंध, ठीक है। तो हमें हमेशा याद रखना है कि पानी जो लिक्विड फॉर्म में है वो हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण ही रहता है, ठीक है। ये हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण लिक्विड रूप में रहता है। और हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में आपको एक चीज ये याद रखनी है कि हाइड्रोजन बंध में एक अणु का जो हाइड्रोजन परमाणु होता है वो दूसरे अणु के उच्च विद्युत ऋणात्मक परमाणु, यानी कि कोई अणु है उसका हाइड्रोजन वाला परमाणु और दूसरा क्या है? उच्च विद्युत ऋणात्मक, यानी हाई इलेक्ट्रो निगेटिव जो एटम्स होता है उससे आपस में मिलकर बनता है। क्लियर? उच्च विद्युत ऋणात्मक परमाणु, ये आपको याद रखना है। हाइड्रोजन बंध किससे किससे मिलकर बनता है? तो हाइड्रोजन जो बॉन्ड है वो किसी एक अणु के हाइड्रोजन परमाणु से तथा दूसरे अणु के हाई इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम से मिलकर बनता है। अगला प्रश्न है, करम्भ नामक खाद्य पदार्थ निम्न में से किसे मिलाकर बनाया जाता है? बहुत ही सिंपल प्रश्न है और ये भोजन के इतिहास से लिया गया प्रश्न है, क्योंकि वैदिक कालीन ये करम्भ जो नामक खाद्य पदार्थ है ये वैदिक काल में यूज किया जाता था। तो अब देखते हैं ऑप्शंस क्या हैं। ए जौ, बी तिल, सी सत्तू व दही, डी उपर्युक्त सभी। तो बिल्कुल इसका सही उत्तर होगा उपर्युक्त सभी, क्योंकि करम्भ नामक जो वैदिक कालीन खाद्य पदार्थ है वह जौ, सत्तू, दही,
तिल, इन सब पदार्थों को मिलाकर बनाया जाता था। और ये रहा अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर। शीतलन किस प्रकार से भोजन संरक्षण करता है? जीवाणु वृद्धि को बढ़ाकर, जीवाणु वृद्धि को धीमा करके, सी प्रोटीन को नष्ट करके, या डी भोजन का रंग बदलकर। तो इसका सही जवाब है जीवाणु वृद्धि को धीमा करके। क्योंकि शीतलन वह विधि है जिसमें टेम्परेचर को कम किया जाता है। क्या किया जाता है? टेम्परेचर को कम किया जाता है, तापमान को कम किया जाता है। और जब हम तापमान को कम करते हैं तब क्या होता है? तब सूक्ष्म जीवों की वृद्धि धीमी होती है। क्लियर? तो जीवाणुओं की वृद्धि को धीमा करके इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, भोजन में बोटुलिज्म किससे संबंधित है? ए बैक्टीरिया, बी वायरस, सी फफूंद, या डी ईस्ट। तो हमारा सही उत्तर होगा क्या? ए बैक्टीरिया। भोजन में जो बोटुलिज्म है वो हमें याद रखना है कि बोटुलिज्म बैक्टीरिया से संबंधित होता है। बोटुलिज्म क्या है? तो बोटुलिज्म एक विषाक्त खाद्य जनित रोग है। क्या है? जब हम विषाक्त खाद्य पदार्थ खा लेते हैं, यानी कि पॉइजन युक्त, फूड पॉइजनिंग के कारण होने वाला कह सकते हो आप, रोग है बोटुलिज्म। ठीक है ना? विषाक्त खाद्य जनित होता है ये बोटुलिज्म। और किस बैक्टीरिया के कारण होता है? तो क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम उस बैक्टीरिया का नाम है, जीवाणु का नाम है क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम। क्लियर? ये चीजें याद रखिएगा। अब हम देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न कौन सा है। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसका संश्लेषण नहीं होता है? तो मानव शरीर में एंजाइम का संश्लेषण नहीं होता, या डीएनए का नहीं होता, या आवश्यक अमीनो अम्ल का नहीं होता, या हार्मोन का नहीं होता। आपको बताना है। तो इसका उत्तर सी है, क्योंकि जब मैं उस समय एक्सप्लेन कर रहा था एक पीछे प्रश्न, तो उसमें मैं बताया था कि आवश्यक अमीनो एसिड का हमारे शरीर में संश्लेषण नहीं होता, बल्कि हमें इन्हें आहार से ग्रहण करना होता है। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। और ये रहा आपका एकदम फैक्चुअल नेचर का प्रश्न। इसमें एक्सप्लेन की कोई आवश्यकता नहीं है। पता है तो करना है, नहीं पता है स्किप करना है। ऐसे प्रश्नों को अंक नहीं गंवाने हैं हमें। क्लियर? घुघनी किस राज्य का प्रसिद्ध पारंपरिक नाश्ता है? ए बिहार, बी गुजरात, सी पंजाब, या डी असम। तो घुघनी जो है वो बिहार राज्य का पारंपरिक नाश्ता है। नाश्ते की बात कर रहा है। तो गुजरात का क्या है? गुजरात का है जलेबी, फाफड़ा, खांडवी। क्या है? जलेबी, फाफड़ा। ये गुजरात का है नाश्ता। अब यहीं अगर हम बात करें पंजाब की, तो पंजाब में छोले भटूरे और पराठे, ठीक है, ये नाश्ते के रूप में उपयोग किए जाते हैं। छोले भटूरे और पराठे। क्लियर? और असम में, तो असम में पीठा और खार, यहाँ वहाँ का ये पारंपरिक नाश्ता है। ये चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और ये रहा आपका अगला प्रश्न, बछराई की घास किस जनजाति द्वारा खाद्य पदार्थ के रूप में उपयोग की जाती है? ए भारिया, बी सहरिया, सी गोंड, डी बैगा। तो इसका सही जवाब है सहरिया। अगर ये फैक्चुअल नेचर का प्रश्न ये भी है, अगर ये आपसे नहीं बन रहा है, इसको आप स्किप करेंगे। मैं बार बार क्यों बोल रहा हूं स्किप करेंगे? वो इसलिए कि ये एक्सट्रीम फैक्चुअल प्रश्न है और इसमें ज़्यादा चांसेस हैं कि ये गलत ही होगा। ये आपको अंक देगा नहीं, ये आपका अंक ले लेगा और वहां से आप रेस से बाहर हो जाएंगे। ठीक है? तो याद रखना है, बाछराई घास जो है वो सहरिया जनजाति के द्वारा खाद्य पदार्थ के रूप में उपयोग की जाती है। बछराई है क्या? एक बहुवर्षीय घास है जो कि पश्चिमी राजस्थान के शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में पाई जाती है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा अगला प्रश्न आपके सामने, कार्बोहाइड्रेट का सबसे सरल रूप कौन सा है? कार्बन, स्टार्च, मोनोसैकेराइड या गन्ना चीनी? बहुत ही सरल सा प्रश्न है और आप भी जानते हैं कि इसका सही उत्तर मोनोसैकेराइड होगा, क्योंकि मोनोसैकेराइड के बाद शायद ही अणुओं को तोड़ा जाए।
जा सके। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन शर्करा अम्ल का उदाहरण है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी या फिर विटामिन ई? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, विटामिन सी। विटामिन सी जो है वो शर्करा अम्ल का उदाहरण है, ये हमें याद रखना है। शर्करा अम्ल या विटामिन सी का क्या होगा फॉर्मूला? C6H8O6, ये भी याद रखना है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और ये रहा अगला प्रश्न स्क्रीन पर आपके सामने। स्टार्च और प्रोटीन दोनों का पाचन किसके द्वारा होता है? ए गैस्ट्रिक रस, बी गैस्ट्रिक लाइपेज, सी अग्नाशयी रस या डी टाइलिन एंजाइम? तो स्टार्च और प्रोटीन दोनों का पाचन आपने पढ़ा होगा कि अग्नाशयी रस के द्वारा होता है। ठीक है, अग्नाशयी रस में कई एंजाइम होते हैं जो भोजन के पाचन में मदद करते हैं। क्लियर? जिनमें से कुछ जो एंजाइम होते हैं वो स्टार्च के पाचन में, और कुछ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ऐसे इन सब के पाचन में मदद करते हैं। तो जैसे स्टार्च के पाचन में कौन सा एंजाइम आपका मदद कर देगा? तो स्टार्च में एमाइलेज, याद रखना है, एमाइलेज एंजाइम जो होता है अग्नाशयी रस में पाया जाने वाला, वो स्टार्च के पाचन में हेल्पफुल होता है। और प्रोटीन के पाचन में ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन जो कि अग्नाशयी रस में पाए जाते हैं वो मदद करते हैं। किस चीज में मदद करेंगे? एक बार और आपको बता दूं मैं, प्रोटीन के पाचन में। कौन? ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन कहाँ पाए जाएंगे? अग्नाशयी रस में पाए जाएंगे। क्लियर? अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किसमें अधिक फाइबर पाया जाता है? बहुत ही इजी प्रश्न है ये, ऑप्शन भी ऐसे ही रखें हमारे। किसमें अधिक फाइबर यानी सबसे अधिक किसमें पाया जाता है? ए गेहूं, बी चावल, सी दूध या डी मक्खन? आइए ऑप्शन को एलिमिनेट करके देखते हैं। तो इसमें से दो ऑप्शन तो ऑलरेडी एलिमिनेट हो गए, सी और डी, दूध और मक्खन। दूध और मक्खन क्यों एलिमिनेट हो गए? क्योंकि ये डेयरी उत्पाद हैं और डेयरी उत्पादों में फाइबर नहीं पाया जाएगा। क्लियर? तो फाइबर पाया किस में जाएगा? फाइबर पाया जाएगा साबुत अनाज में। क्लियर? साबुत अनाज में। साबुत अनाज तो चावल भी है और गेहूं भी है। तो गेहूं में अधिक पूछा है कि किसमें अधिक पाया जाता है, तो आपको याद रखना है कि अधिक गेहूं में पाया जाता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मजबूत हड्डियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व आवश्यक नहीं है? ए थायमिन, बी कैल्शियम, सी मैग्नीशियम या डी विटामिन डी? बहुत ही आसान सा प्रश्न है, थायमिन। क्योंकि थायमिन क्या है? थायमिन विटामिन B1 है और विटामिन B1 ऊर्जा के निर्माण में हेल्पफुल होता है, ऊर्जा उत्पादन में और तंत्रिका तंत्र में। बाकी कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, विटामिन डी हो गया, ये हमारी हड्डियों के निर्माण से लेके मजबूती तक के लिए हर चीज के लिए जिम्मेदार होते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। कैटाबोलिक तथा एनाबोलिक दोनों प्रकार के कार्य निम्न में से कौन सा पथ कर सकता है? तो बिल्कुल ही आसान सा सवाल है और फैक्चुअल सवाल है। इसका उत्तर देखते हैं क्या हो सकता है पहले, लेकिन उससे विकल्प देखेंगे कि हमारे पास विकल्प कौन कौन से हैं। ए एम्फीबोलिक पथ, बी संश्लेषी पथ, सी अपचयी पथ या डी उपर्युक्त सभी। तो कैटाबोलिक और एनाबोलिक दोनों प्रकार का कार्य यहाँ नाम से हो रहा है एम्फीबोलिक पथ। एम्फीबोलिक के पथ जिसको हिंदी में उभयचर पथ भी कहा जाता है। कौन सा पथ? उभयचर। और उभयचर का मतलब है कि जो एक से अधिक यानी कि दो चीजें कर सके या दो जगह रह सके। जैसे मेढक उभयचर जीव है, जल में भी रहता है, बाहर भी रहता है। तो ठीक इसी प्रकार से दोनों प्रकार का कार्य कौन कर रहा है? एम्फीबोलिक यानी कि एम्फीबोलिक पथ, उभयचर पथ इस प्रश्न का सही जवाब होगा। आगे हम देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था, हाँ ये बढ़िया प्रश्न है, इसमें थोड़ा सा हम एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से। निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था उपवास, दीर्घकालिक बीमारी के समय अथवा कार्बोहाइड्रेट रहित आहार लेने पर उत्पन्न होती है? हमारे
ऑप्शंस हैं ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस, ग्लूकोजेनोसिस या ग्लाइकोजेनेसिस। क्लियर? तो पहले हम देखते हैं कि होता क्या है। प्रश्न में यह पूछा गया है कि अगर हम उपवास रखते हैं या दीर्घकालिक बीमारी होती है, कोई लंबे समय से हमें बीमारी चली आ रही है उस समय, या कि फिर हम बहुत दिनों से कार्बोहाइड्रेट रहित आहार ले रहे हैं, तो उस समय कौन सी अवस्था उत्पन्न होगी। क्लियर? तो देखो होता क्या है, इसमें दो प्रक्रियाएं काम करेंगी। आप ध्यान से सुनना, सब समझ जाओगे। जब हम भोजन करते हैं तो भोजन करने से 4 घंटे तक हमारे बॉडी में, हमारे ब्लड में ग्लूकोज का जो लेवल होता है वह सामान्य से काफी अधिक होता है। फिर अगला टर्म आता है भोजन करने के 4 घंटे बाद से 16 घंटे तक का समय, या यूं कहें कि हम जब भोजन नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं खा रहे हैं, तो हमारे रक्त में जो ग्लूकोज का लेवल होता है या स्तर होता है वह सामान्य से भी काफी कम हो जाता है। ये स्थिति हमें कब देखने को मिलेगी? जब हम उपवास रखेंगे, यानी व्रत है हमारा, या दीर्घकालिक बीमारी से जूझ रहे हैं, या कि कार्बोहाइड्रेट रहित आहार ले रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में होगा क्या कि उपवास में पूरा ही दिन हम उपवास में हैं, तो हमारे बॉडी को ऊर्जा की आवश्यकता तो है। अब ब्लड में हमारे ग्लूकोज का जो स्तर है, लेवल है, वह सामान्य से कम हो गया, तो होगा क्या कि जो हमारे पास पहले से स्टोर ग्लाइकोजन है, क्या है, पहले से स्टोर ग्लाइकोजन है, वो कन्वर्ट होना शुरू करेगा किसमें? ग्लूकोज में, ताकि हमारे बॉडी को एनर्जी मिल सके, हम भले खाना नहीं खाए हैं। तो जब ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा तो बॉडी को एनर्जी मिलेगी, और ग्लूकोज में कन्वर्ट होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ग्लाइकोजिनोलाइसिस। और यह प्रक्रिया कब हो रही है? जब हम भोजन नहीं कर रहे हैं, यानी भोजन के 4 घंटे बाद से 16 घंटे तक का समय, या कि फिर उपवास का समय, या दीर्घकालिक बीमारी का समय, अथवा कार्बोहाइड्रेट रहित आहार लेने के समय। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ग्लाइकोजेनोलाइसिस। यानी कि उपवास, दीर्घकालिक बीमारी, कार्बोहाइड्रेट रहित आहार लेने पर कौन सी अवस्था उत्पन्न होगी? तो ग्लाइकोजिनोलाइसिस उत्पन्न होगी। याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वह प्रतिक्रिया क्या कहलाती है जिसमें अमीनो अम्ल का कार्बोक्सिलिक समूह कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में अलग कर दिया जाता है, जिससे एमाइन का निर्माण होता है? प्रश्न को ही समझ लो। अमीनो अम्ल का जो कार्बोक्सिलिक समूह होता है वह कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में अलग कर दिया जाता है और फिर एमाइन का निर्माण हो जाता है। तो ये प्रतिक्रिया क्या कहलाएगी, ये बताना है। तो एनिमेशन, डी एनिमेशन, एनिमेशन, ट्रांस एनिमेशन या डी कार्बोक्सिलेशन। तो सीधी सी बात है, कार्बोक्सिलिक समूह का कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में अलग होना एमिनो एसिड से डी कार्बोक्सिलेशन कहलाएगा। सही जवाब ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, स्टार्च का पता लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला परीक्षण है ग्लूकोज परीक्षण, आयोडीन परीक्षण, सोडियम परीक्षण या नमक परीक्षण। तो हमें याद रखना है, बिल्कुल ही एकदम फैक्चुअल नेचर का और इजी प्रश्न है। स्टार्च का पता लगाने के लिए हम जो परीक्षण करते हैं वो आयोडीन परीक्षण कहलाता है। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और ये रहा अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा कैल्शियम समृद्ध स्रोत है? मतलब कैल्शियम का समृद्ध स्रोत कौन सा है? ए अंगूर का रस, बी संतरे का रस, सी सेव का रस या डी उपर्युक्त सभी। अगर ये पूछता कि कैल्शियम किसमें पाया जाता है तो उपर्युक्त सभी आपका जवाब हो जाता, लेकिन पूछ रहा है कि समृद्ध स्रोत यानी सबसे ज्यादा, ये जो विकल्प है इनमें सबसे ज्यादा कैल्शियम किसमें पाया जाता है, तो सही उत्तर होगा संतरे का रस। संतरे के रस में अंगूर के रस, सेव के रस, इन सबसे ज्यादा कैल्शियम पाया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
नियासिन की कमी के कारण होने वाला रोग कौन सा है? ए पेलाग्रा, बी डर्मेटाइटिस, ए सी रतौंधी, डी स्कर्वी। नियासिन बोले तो विटामिन B3। क्या है नियासिन? विटामिन B3। और B3 की कमी से कौन सा रोग होगा? पेलाग्रा रोग होगा। यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अन्य रोगों की बात करें जैसे डर्मेटाइटिस, तो ये विटामिन डी और विटामिन B6, विटामिन B6 और विटामिन डी की कमी से होता है। रतौंधी विटामिन ए की कमी से, और स्कर्वी अपन पहले भी चर्चा कर चुके हैं, विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आइसक्रीम किस प्रकार के कोलाइड का आइस प्रकार है या उदाहरण है? ए सॉलिड फॉर्म, बी इमल्सन, सी जेल, डी सोल। वेरी इजी। आइसक्रीम सॉलिड फॉर्म का उदाहरण है जिसके मुख्यतः 3 घटक होते हैं। कितने घटक? 3 घटक। कौन कौन से हो गए? तो बर्फ का क्रिस्टल हो गया। क्या हो गया? बर्फ का क्रिस्टल। दूसरा क्या हो गया? तो दूसरा हो गया हवा का बुलबुला या वायु का बुलबुला। क्लियर? और तीसरा क्या हो गया? तो तीसरा आपको याद रखना है वसा की बूंदे। किसकी बूंदे? वसा की बूंदे। तो अब कोई आपसे पूछे आइसक्रीम किस प्रकार के कोलाइड का उदाहरण है, तो आपको बताना है सॉलिड फॉर्म का। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और यह रहा अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन सी विधि खाद्य संरक्षण की पारंपरिक विधि है? ए विकिरण विधि, बी रासायनिक विधि, सी धूप में सुखाना, या डी माइक्रोवेव। तो इसमें नो डाउट ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, धूप में सुखाना। यह पारंपरिक विधि है। जब इन सारी टेक्नोलॉजीज और विधियों का आविष्कार नहीं भी हुआ था या मानव आदिम अवस्था में था, उस समय भी वो चीज़ों को, छाल वगैरह जब पहनने के लिए या कोई फल वगैरह खाने के लिए भोजन को संग्रहित करना होता था तो धूप में ही सुखाता था। तो धूप में सुखाना भोजन के संरक्षण की पारंपरिक विधि है। और आज भी जब आप ग्रामीण इलाकों में या अपने घरों में यहाँ भी देखते होंगे तो अनाज को कटाई उपरांत जब प्रबंधन किया जाता है या खाने के लिए स्टोर किया जाता है या मार्केट में बेचने के लिए, यानी कुल मिलाकर जब स्टोर किया जाता है तो पहले उसे धूप में सुखाया जाता है, जिससे उसमें जल की मात्रा कम हो सके, नमी की मात्रा कम हो सके, ताकि उसमें जल्दी से सूक्ष्म जीव वृद्धि ना कर पाएं और हमारा भोजन अधिक दिनों तक संरक्षित रहे। क्लियर? बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है, और ऐसे प्रश्न बने या ना बने, बने तो अच्छी बात है, ना बने तो स्किप कर देना चाहिए। प्रश्न क्या है? खाद्य पदार्थों के संदर्भ में वर्तमान में प्रयोग किया जाने वाला शब्द सूप की उत्पत्ति किस भाषा से मानी जाती है? ए ग्रीक, बी लैटिन, फ्रेंच, अंग्रेजी। तो आपको याद रखना है कि जो सूप शब्द है वो फ्रेंच भाषा का शब्द है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। MNP का पूरा नाम क्या है? ए मिनी न्यूट्रिएंट पाउडर, मेजर नेचुरल पाउडर, माइक्रो नेचुरल पाउडर, या माइक्रो न्यूट्रिएंट पाउडर। तो इसका सही जवाब है माइक्रो न्यूट्रिएंट पाउडर। अब ये माइक्रो न्यूट्रिएंट पाउडर होता क्या है? तो माइक्रो न्यूट्रिएंट पाउडर जो होता है वो बच्चों और जो गर्भवती महिलाएं होती हैं, यूं कहें कि गर्भवती माताएं होती हैं, उनके लिए ये पूरक पोषण आहार होता है जो विटामिन और खनिजों से भरपूर होता है। ठीक है? किससे? विटामिन और खनिजों से भरपूर। एक मिनट। विटामिन प्लस खनिजों से भरपूर क्या होता है? पूरक पोषण आहार होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट पाउडर। किसके लिए? बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए। ये याद रखना है आपको। तो MNP का पूरा नाम कोई पूछे तो क्या होगा? MNP का पूरा नाम माइक्रो न्यूट्रिएंट पाउडर होगा। क्लियर? अब बढ़ते हैं हम अपने
अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? फिर यहां पे यही देखना है असत्य क्या है। तो पेक्टिनोलिटिक एंजाइम जैव प्रौद्योगिकी द्वारा उत्पादित होते हैं। अगर लाल शैवाल से प्राप्त होता है। एंजाइम गर्मी और पीएच अस्थिर है। बीटा एमाइलेज तरलीकरण एंजाइम है। तो हमें इसमें देखना क्या है? असत्य कथन देखना है। तो आपको ये याद रखना है कि इसमें से असत्य कथन कौन सा है? तो असत्य कथन है ऑप्शन डी, बीटा एमाइलेज जो है वो तरलीकरण एंजाइम नहीं बल्कि एक्सोहाइड्रोलेस एंजाइम होता है। क्या होता है? एक्सोहाइड्रोलेस एंजाइम होता है जो माल्टोज के निर्माण में सहायक होता है। क्लियर? एक्सोहाइड्रोलेस एंजाइम और किसके निर्माण में सहायक होता है? तो माल्टोज निर्माण में। किसके? माल्टोज के निर्माण में सहायक होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यह रहा अगला प्रश्न। डोपामाइन निम्नलिखित में से किस अमीनो अम्ल द्वारा संश्लेषित किया जाता है? हमारे विकल्प हैं मिथियोनाइन, हिस्टीन, टाइरोसिन या ट्रिप्टोफेन। तो सही उत्तर है मिथियोनाइन। मिथियोनाइन याद रखना है आपको कि मिथियोनाइन क्या है? मिथियोनाइन डोपामाइन को संश्लेषित करने वाला अमीनो अम्ल है। क्लियर? एक प्रकार का अमीनो अम्ल है जो कैसा अमीनो अम्ल है? सल्फर युक्त होता है। तो याद रखना है मिथियोनाइन क्या है? मिथियोनाइन एक सल्फर युक्त अमीनो अम्ल है जो कि डोपामाइन को संश्लेषित करता है। और डोपामाइन जो है हमारे मस्तिष्क में न्यूरोट्रांसमीटर की तरह कार्य करता है जो दो इकाइयों के बीच संदेश वाहन या संदेश वाहक का कार्य करता है। क्लियर? अब अगला प्रश्न है भारत में कौन सा सरकारी निकाय खाद्य फोर्टिफिकेशन मानकों को विनियमित करने के लिए जिम्मेदार है? ये प्रश्न तो सबसे बनना चाहिए और जिससे ना बने वो एग्जाम देने ही ना जाए, मेरी बात माने। ठीक है, तो हमारे विकल्प है कृषि मंत्रालय, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI, परिवार कल्याण मंत्रालय या उद्योग मंत्रालय। सही उत्तर है भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI। FSSAI की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 2008 में। ये आपको याद रखना है। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। क्लियर? इसके बारे में ये अतिरिक्त तथ्य अभी हमेशा याद रहना चाहिए, कभी भूले ना आप। मनुष्य में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं? A 3 प्रकार, B 4 प्रकार, C 2 प्रकार और D 5 प्रकार। इसका सही उत्तर है 4 प्रकार। मनुष्य में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। कौन कौन से? इंसाइजर हो गया, कैनाइन हो गया, प्रीमोलर हो गया और मोलर हो गया। ये दांत, इनका अलग अलग कार्य होता है, चीरना, फाड़ना, चबाना, काटना। ठीक है, तो ये 4 प्रकार के उनमें दांत पाए जाते हैं। और अगर हम दांत को काउंटिंग करने का फार्मूला बताएं तो वो है आपका, याद रखना है, जो आपको 2123/2123, वो एक ऊपर या नीचे के, वो भी एक साइड के काउंट करने का फॉर्मूला है। क्लियर? अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? एक साइड विटामिन दिया है और दूसरे साइड दिया है उसके प्रचुर स्रोत। तो विटामिन B6 धान का चोकर, राइस ब्राउन, विटामिन B2 कॉड यकृत तेल, विटामिन E गेहूं अंकुर तेल, विटामिन K अल्फा अल्फा। इसमें सुमेलित नहीं है बताना है तो ऑप्शन बी सुमेलित नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो कॉड यकृत तेल है ये विटामिन A व D में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, ना कि विटामिन B2 में। क्लियर? बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रोटीन की घटती हुई मात्रा के क्रम में निम्नलिखित खाद्य पदार्थों को व्यवस्थित कीजिए। A सूजी, B मूंग दाल, 3
हरी मटर और चौथा हमारा है शकरकंद। निम्नलिखित विकल्पों का उपयोग कर प्रश्नानुसार सही विकल्प का चयन करना है। हमें यह बताना है कि ये जो 4 हमें दिए गए हैं खाद्य पदार्थ, इनमें प्रोटीन की मात्रा किसमें कितनी पाई जाती है और उसको घटते हुए क्रम में, यानी सबसे अधिक किसमें, फिर उससे कम, इसमें अरेंज करना है। तो आइए देखते हैं। मूंग दाल में सबसे अधिक पाई जाती है, यानी कि पहले 2 होगा। फिर मूंग दाल के बाद आपका पाई जाएगी हरी मटर, यानी कि 3। फिर सूजी में पाई जाएगी और उसके बाद शकरकंद में। क्लियर? 2, 3, 1, 4 ये जहां मिल जाए वही सही उत्तर है। 2, 3, 1, 4 यानी सही भी। करेक्ट आंसर इज, करेक्ट ऑप्शन इज ए। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है RUCO। RUCO का पूरा नाम है रीयूज्ड केयर ऑयल, रिसीव्ड कुकिंग ऑयल, रीपर्पज यूज्ड कुकिंग ऑयल, या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है रीपर्पज यूज्ड कुकिंग ऑयल। रीपर्पज यूज्ड कुकिंग ऑयल RUCO का पूरा नाम है और यह FSSAI के द्वारा स्टार्ट की गई एक इनोवेशन है या पहल है। ठीक है, और इस पहल के अंतर्गत क्या करते हैं कि खाद्य तेल जो इस्तेमाल किया जा चुका है, तो इस्तेमाल खाद्य तेल का हम बायोडीजल के रूप में पुनर्उपयोग करेंगे। क्लियर? इस्तेमाल खाद्य तेलों को किस रूप में? बायोडीजल के रूप में फिर से उपयोग करना। ये किस पहल के नाम से जानी जाती है? RUCO, रीयूज्ड कुकिंग ऑयल। क्लियर? अब हम देखते हैं आज का अपना अंतिम प्रश्न। भोजन में कोलाइड प्रणाली या प्रकार के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। एक साइड दिया गया है भोजन और दूसरे साइड दिया गया है उसका कोलाइड का प्रकार। क्लियर? अब हम इसको मैच करके देखते हैं कि सही उत्तर हमारा क्या होगा। ठीक है, तो अगर हम दूध की बात करें तो दूध का कोलाइड प्रकार इमल्सन होगा, ग्रेवी और सॉस का सोल होगा, व्हिप्ड क्रीम का फोम होता है और मक्खन का जेल होता है। यानी कि ए का 2, बी का 3, सी का 1 और डी का 4। 2, 3, 1, 4 हमारा सही उत्तर है। अब देखते हैं ये 2, 3, 1, 4 किस विकल्प में है। ए 2, 3, 1, 4 बस पहले ही विकल्प में मिल गया। ए इज करेक्ट आंसर। और ये आपका पूरा 100 प्रश्नों का डिस्कशन आपके सामने रहा। कैसा लगा ये आप कमेंट करके अवश्य बताएं, ताकि अगले डिस्कशन को रिकॉर्ड करने के लिए मुझे मोटिवेशन मिल सके। और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।